आप लोगों का मेरे साथ काफ़ी टाइम हो गया, आप लोगों को पता है कि जोक मोक मुझे नहीं करने आते। अगर स्लाइड्स में बोर हो रहे हैं तो जोक खुद मारेंगे, मेरे दिल का जोर नहीं है। ठीक है, हाँ, वो 3 जोक याद करके आया होता तो वो जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वो नहीं होता। और इस सेक्शन की तो खैर क्लास भी पहले है, वो जब दूसरे सेक्शन की क्लास होती है तो उस वक्त तो वो वैसी एक तो सड़ा हुआ जोक हो और कोई तो रिकॉर्ड है, एक तो वैसी सड़ा हुआ जोक हो और जब दूसरी दफ़ा मार रहे हैं तो फिर बड़ी बुरी हालत होती है। लिहाजा जोक मार रहे हैं तो खुद मारें नीचे से, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमारे पास बहुत टाइम है। मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स जो है वो बहुत फास्ट पेस्ड है। तो मसला है कि मैं ज़रा थोड़ा सा फास्ट पेस में चला गया हूँ, तो अभी मुझे ख्याल आ रहा है कि इसको खैर थोड़ा सा आहिस्ता करते हैं, ज़रा ज़्यादा ही तेज़ होगी। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, वैसी कह रहा हूँ, आप लोगों का दिल खुश कर रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा। ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले हम लोगों ने बात की थी कि बूट करके हम ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुँचते किस तरह। फिर हम लोगों ने ये बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इन जनरल आर्किटेक्चर किस तरीके का होता है। ठीक है, बिग पिक्चर हमने देखी, आपकी एप्लीकेशन रन होती हैं किस तरीके से वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात करती हैं वगैरह वगैरह। तो मैं उस वक्त आप लोगों को ये कह रहा था कि मैं लफ्ज़ एप्लीकेशन का बोल रहा हूँ। ठीक है जी, तो एप्लीकेशन का लफ्ज़ जो है उसके अंदर थोड़ी सी तफसील है कि एप्लीकेशन किस चीज़ को कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप फ़ोन में एप्लीकेशन एक डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो वो ऐप स्टोर में गए या जो भी आप लोगों का होता है, क्या होता है, प्ले स्टोर, उसमें आप गए, वहाँ पे जाके आपने इंस्टॉल पे क्लिक किया तो वो एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगी। तो क्या उसको हम एप्लीकेशन कर रहे हैं जो चीज़ आपने इंस्टॉल की है। मिसाल के तौर पर अभी आप लोग काम करें, डाटाबेस का सॉफ्टवेयर आप लोगों ने कोई इंस्टॉल किया, तो उस इंस्टॉल की हुई चीज़ को हम एप्लीकेशन कह रहे हैं, यानी जब आप उसको रन कहते हैं उसको हम एप्लीकेशन कह रहे हैं। फ़र्क समझ आ रहा है? एक ये चीज़ है कि आपने कोई चीज़ डाउनलोड की इंटरनेट से, ठीक है, वो भी पड़ी हुई है वहाँ पे, ठीक है, तो आया इसको हम एप्लीकेशन कह रहे हैं, यानी जब आपने उसको डबल क्लिक किया और वो रन हो गई फिर हम उसको एप्लीकेशन कह रहे हैं। तो 1 या 2, जब रन हो रही है। तो फिर जब रन नहीं हो रही फिर उसको क्या कहेंगे? बात अभी भी सही नहीं है, पूरी सही करें। फाइल कह सकते हैं, लेकिन फाइल बहुत सारी किस्म की होती है। असल में एप्लीकेशन का जो लफ्ज़ है, और ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि इस बात को ये देखें कि आपकी टर्मिनोलॉजी जो है वो ज़रूरी होती है। आप जिस तरीके से किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं उसकी वजह से आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है। तो अगर आप एप्लीकेशन का लफ्ज़ बोलते हैं तो इट्स अ जनरल ले मैन टर्मिनोलॉजी, ठीक है जी, ले पर्सन टर्मिनोलॉजी, सॉरी, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग देख रहे होते हैं तो खफा होते हैं। सो ले पर्सन टेक्नोलॉजी। सो आप इसको जब कंक्रीट करें थोड़ा सा और टेक्निकल जार्गन में लेके आए, जार्गन का लफ्ज़ पता है जी? जिसको नहीं पता तो वो जाके पहले सेमेस्टर की प्रेजेंट वो सारी वीडियोस दोबारा देखें। सो जार्गन जो है आपके पास टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को कहते हैं। तो आपकी टेक्निकल जार्गन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका टाइम भी बचता है और अगले बंदे को समझ भी आती है। मिसाल के तौर पे यही जो हम बात करें एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन इज़ अ ले पर्सन टर्मिनोलॉजी। इससे दोनों मुराद हो सकती हैं, ठीक है। जिन लोगों ने पहले ओएस देखा हुआ है ना तो वो ज़बरदस्ती उसके अंदर फिट करने की कोशिश करेंगे। तो एप्लीकेशन इज़ जनरल पर्पस। आपके पास जब तक वो चीज़ आपने डाउनलोड की है, अब ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूँ, जब आपने उसको डाउनलोड की और वो पड़ी हुई है, इट हैज़ द पोटेंशियल टू एग्जीक्यूट, उसको कहा जाता है प्रोग्राम। ठीक है जी, प्रोग्राम फाइल्स होती है ना विंडोज़ में, ठीक है, तो इसलिए उनको प्रोग्राम फाइल्स कहा जाता है क्योंकि वो प्रोग्राम्स हैं विच हैव द पोटेंशियल टू एग्जीक्यूट। जब तक पोटेंशियल टू एग्जीक्यूट है तब तक उसको कहा जाता है प्रोग्राम। जब आप उसको डबल क्लिक करते हैं या कमांड लाइन के ऊपर रन करते हैं और वो रन हो जाती है और मेमोरी में आ जाती है और एग्जीक्यूशन सीपीयू के ऊपर शुरू होती है, इससे थोड़ा सा पहले, तफसील उसकी देखेंगे, फिर हम उसको कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, ये तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं, प्रोसेस भी कहते हैं हम लोग इसको, और पता नहीं प्रोसेस भी कहते हैं, तो जो भी चलेगा। सो इसको हम कहते हैं प्रोसेस। प्रोसेस जो है नाउ इज हैज़ अ कंक्रीट टेक्निकल डेफिनेशन कि जब आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में लेके आते हैं, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म से बनाते हैं, जब वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए उसको फिर कहा जाता है प्रोसेस। ठीक है, तो आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि आप जब भी किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी शक्ल कैसे होती है। जब तक वो पड़ा हुआ है वहां पे विच हैज़ द पोटेंशियल टू एग्जीक्यूट, उस वक्त क्या सिचुएशन है। जब वो रन होता है तो रन होने के बाद क्या सिचुएशन होती है। नंबर 1, रैम में वो किस शक्ल का होता है, क्या क्या चीज़ें रैम में पड़ी होती हैं, कुछ हमने थोड़ा पहले डिस्कस किया हुआ है, अभी थोड़ा सा उसको ज़्यादा देखेंगे या शायद वही दोबारा देख लें। रैम में वो किस शक्ल में होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसकी इंटरेक्शन क्या होती है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या चीज़ मांगता है। इस किस्म की चीज़ें हम लोगों ने तकरीबन सारे कोर्स के अंदर यही बातें हमने सारी देखनी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ें हैं। एक है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक हो गया,
जनरल टर्मिनोलॉजी में सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लस ड्राइवर्स वगैरह ये सारी बदबला मिला के सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और एक होता है यूजर सॉफ्टवेयर, तो वही स्पेस है, वो जो कर्नल मोड और यूजर मोड की जो हमने बात की थी, तकरीबन वही बात है कि जो चीज़ें यूजर मोड में रन होती हैं उनको हम कहते हैं कि ये यूजर स्पेस एप्लीकेशन हैं, ठीक है, ये यूजर प्रोग्राम्स हैं। और जो कर्नल स्पेस में रन होती है कर्नल मोड में, उसको हम कहते हैं कि ये सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। अगेन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। तो आपके पास सिस्टम प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन यूजर प्रोग्राम्स, ठीक है, ये दो ही किस्म की चीज़ें होती हैं। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल्स देखना चाह रहे हैं तो हम उसको देखते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना कोड है। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एप्लीकेशंस को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए हमें इसको भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। बात समझ आ रही है? तो हम बात इसकी करेंगे, लेकिन मुराद यही होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इस यूजर स्पेस एप्लीकेशन ने जो एग्जीक्यूशन करनी है, जो लॉजिक वगैरह करनी है, वो आप लोग और कोर्सेज में देखते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? एक दो कोर्सेज आपके इस तरह हैं जो कि ये आपको बताते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है आपके ऊपर वाली जो एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। तो दो कोर्सेज हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स है और दूसरा नेटवर्क का कोर्स है। ये दो कोर्सेज हैं जो कि आपको ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। इलेक्टिव्स में कुछ और हैं, लेकिन उनकी हम बात नहीं कर रहे, ठीक हो भाई जी। आपने एग्जीक्यूटिबल की बात की ना, तो एग्जीक्यूटिबल जब हम उसको रन करते हैं उसी एग्जीक्यूटिबल की बात करते हैं या जो एक्जी फाइल होती है? एक सेकंड, पहली तो बात ये है कि ये जो कहते हैं ना कि EXE फाइल है, ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी ज़रा प्लीज़ सही करें, इसको EXE फाइल मत कहा करें, क्योंकि EXE फाइल जो है दैट इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन विंडोज़। .exe सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ पे होती है, बाकी दुनिया के किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होती, ठीक हो गया। तो इसको EXE फाइल मत कहा करें, इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा करें, ठीक है। थोड़े से ज़रा पैसे लगते हैं मुंह से बोलने में, लेकिन पूरा लफ्ज़ बोलें एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है जी। एक बार आप सवाल पूछें, मुझे भूल गया सवाल। एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है ना, तो हम एग्जीक्यूटिबल तब कहते हैं जब उसको हम रन करते हैं या वैसे नाम से जिस तरह जाहिर है, एग्जीक्यूटेबल, एबल, इट हैज़ द पोटेंशियल टू एग्जीक्यूट। तो जब पड़ी हुई है प्रोग्राम, जो आपका पड़ा हुआ है, अभी डिफरेंशिएशन कर ली ना कि प्रोग्राम और रैम में आ गई तो प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूटेबल कहते हैं बिकॉज यू कैन एग्जीक्यूट इट, यू आर एबल टू एग्जीक्यूट इट, या इट्स एबल टू बी एग्जीक्यूटेड। तो एग्जीक्यूटेबल उसको भी कहा जाता है, बल्कि उसी को कहा जाता है, क्योंकि जब वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर उसको एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस कहा जाता है, एग्जीक्यूटेबल नहीं कहा जाता। ठीक है, तो लेट्स से हमने एक पाइथन की स्क्रिप्ट लिखी है ना, उसको हम रन करते हैं, तो ये एग्जीक्यूटेबल है। ये थोड़ा सा इख्तिलाफी सवाल आपने पूछा है। पाइथन की जो फाइल है, चलो बैश की स्क्रिप्ट ले, वो एक ही बात है। ये सवाल कहीं पे लिख लें, जब हम वर्चुअल मशीन्स पढ़ेंगे उस तक ये सवाल दोबारा पूछें, ठीक है। ये सीधा सवाल है और जवाब, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। अच्छा, सो प्रोसेसेस, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि प्रोसेस के अंदर क्या होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इतने तो अपनी क्लास के लोग नहीं यार, जितने बाहर के लोग बैठे हुए हैं, क्या मुसीबत है। राइट, सो आपके पास प्रोग्राम क्या होता है, कोड और वो डाटा जो कि आपके पास तो ये वो चीज़ है आपके पास। असेंबली लैंग्वेज का कोड थोड़ा सा याद करें कि आपके पास नीचे कोड होता था और ऊपर एक डॉट क्या होता था, वो जिसमें ग्लोबल वेरिएबल्स आप बताते हैं, डाटा, ठीक है। डाटा का जो आपके पास सेगमेंट कह लें उसको, या पोर्शन जो होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मिला के आप कंपाइल करते हैं तो पड़ी होती है ना, ठीक है। आप लोगों ने असेंबली में खैर से सारे ग्लोबल वेरिएबल्स ही किए होंगे ना, और तो कुछ नहीं किया होगा। हाँ, वो क्या कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ग्लोबल वेरिएबल्स मत इस्तेमाल करें, असेंबली में पहुंचा तो सारे ग्लोबल वेरिएबल्स। अच्छा, वो कहते हैं असेंबली वैसे भी हमें याद नहीं है कि क्या हुआ था, लोकल किए थे लेकिन लॉजिक में तो नहीं इस्तेमाल किया ना। अच्छी बात है, चले, अच्छी बात है। तो अगेन इट डजेंट मैटर कौन सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, लेकिन असेंबली में कम से कम ग्लोबल वेरिएबल्स का अपना एक पोर्शन होता है, नजर आ जाता है, तो इट्स अ गुड थिंग, राइट। सो आपके पास दो पोर्शन होते हैं, कोड होता है और डाटा होता है, ठीक है। तो डाटा जब भी हम कहते हैं उससे मुराद होता है आपके पास वो ग्लोबल वेरिएबल्स जो कि आपने या इनिशियलाइज किए या नहीं किए हुए। थोड़ा सा आगे तफसील आ रही है जी, क्योंकि लोकल जो है वो जब फंक्शन आप कॉल करेंगे तब बनाए जाएंगे, उस वक्त पहले से नहीं बने होते, ठीक है। तो इसलिए ग्लोबल की बात है, आ रहे हैं उसकी तरफ। जब आपने प्रोग्राम को रन किया तो उसको रन करते वक्त वो आ जाता है मेमोरी के अंदर, और मेमोरी के अंदर उसको फिर एक जगह एलोकेट की जाती है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि आपके पास रैम है, ठीक है, सही है। तो रैम जो है आपकी, आप इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि दीज आर लो एड्रेसेस एंड दीज आर हाई एड्रेसेस, ऐसा ही है, पक्की बात है, ऐसी बात है कि नहीं है, कंफर्म करें भी, मुझे याद नहीं है, दोनों तरीके से बना सकते हैं।
हम इमेजिन इस तरह कर रहे हैं कि आपके पास ये इस तरह है, ठीक है। तो आपके पास लो एड्रेसेस हैं और हाई एड्रेसेस हैं। इसमें जब आपको किसी प्रोग्राम को आप रन करते हैं तो सबसे पहला काम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए क्या करता है कि वो कहता है कि भाई इस प्रोग्राम को मैंने इतनी रैम देनी है। तो रैम की जो पूरी आपके पास जगह है उसमें फिलहाल इस तरह समझें कि आपको एक चंक एलोकेट कर दिया जाता है। लेट्स से 15 मेगाबाइट्स या 16 मेगाबाइट्स का आपको एक चंक एलोकेट कर दिया जाता है कि ये जगह आपकी होगी, ठीक हो गया। ये जगह जब आपको मिल गई है तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, जब सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, अभी तक प्रोग्राम रन होना शुरू नहीं हुआ, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको लोड करता है, ठीक है। इस लोड करके उसको वो डालता है मेमोरी में। इस काम को कहा जाता है मेमोरी मैपिंग। यहीं पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ? टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ? मेमोरी मैप, हाँ ये लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस को कहा जाता है मेमोरी मैपिंग। बस यार आता है, ठीक है जी। मेमोरी मैपिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज यू क्रिएट अ मैप इन मेमोरी, ठीक है। मैप में ये होता है ना कि ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, ठीक है। तो यू क्रिएट अ मैप ऑफ द प्रोग्राम इन द मेमोरी। उसकी शक्ल जो है वो ये होती है, ये जो यहाँ पे आपको नजर है। सो दिस इज योर मेमोरी मैप। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी एग्जीक्यूटेबल को समझता है कि आपकी एग्जीक्यूटेबल जो कंपाइल हुई हुई है उसमें कौन सी चीज़ किस जगह पे पड़ी हुई है, ठीक है। वो असेंबली लैंग्वेज में आप लोग देख आए हैं कि उसके अपने एड्रेसेस होते हैं कि इस जगह से इस जगह तक ये चीज़ होगी, इस जगह से इस जगह तक ये चीज़ होगी। वो सारी तफसील आपके पास असेंबलर ने ऐसी फॉर्मेट में लिखी होती है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ आती है, ठीक है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें सबसे पहले जो कोड वाला पोर्शन होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजी में टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। सो टेक्स्ट एसेंशियली इज कोड, ठीक है। तो आपका कोड उठाता है वो, तो आपके जो लोएस्ट एड्रेसेस होते हैं उसके अंदर रख देता है आपके उस कोड को, ठीक है। कोड आ गया। ये इस तरीके से हम क्यों बनाते हैं, ये आगे जाके जब इंशाल्लाह हम सिक्योरिटी तक पहुंचेंगे उस चैप्टर में फिर हम ये बात करेंगे कि ये हरकत की क्यों जाती है, ठीक है। इसके अपना मकसद है इसका अपना, ये वहां पे जाके फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप कोड रखते हैं, ठीक है, आप बीइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद आपके पास होता है डाटा और बीएसएस। तो डाटा उन चीज़ों को कहते हैं जो कि आपने इनिशियलाइज की हुई है, ठीक है। वो ग्लोबल वेरिएबल्स जो कि इनिशियलाइज किए हुए हैं। डाटा जब भी बोला जाएगा ग्लोबल वेरिएबल मुराद होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपने जो इनिशियलाइज किए हुए हैं उनको रखा जाता है और उन चीज़ों को रखा जाता है जो कि इनिशियलाइज आपने नहीं किए। कुछ चीज़ें इनिशियलाइज करते हैं, कुछ अनइनिशियलाइज छोड़ देते हैं ना, तो दोनों की मेमोरी एलोकेट की जाती है और यहाँ पे उनको रखा जाता है, ठीक है। तो ये वो पोर्शन होता है, ठीक है। ये एक्चुअल फिजिकल डिमार्केशन होती है कि ये चीज़ जो है ये कोड है और ये चीज़ जो है ये आपके पास डाटा है, ठीक है जी। इस बात को समझें, ये ज़रूरी है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में से कि इट्स अ फिजिकल, आपके पास रैम के अंदर आपके पास जो वो बनते हैं ना, ब्लॉक्स बनते हैं, उन ब्लॉक्स के अंदर कहा जाता है कि ये डाटा है और ये आपके पास कोड है, ठीक है। उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आगे जाके फिर बात है, ये बात ध्यान में रखें कि फिजिकल डिमार्केशन होती है, ठीक है, बाउंड्री होती है एक दोनों के दरमियान। पूछना चाह रहे हैं? नहीं, स्टैटिक से मुराद है इसेंशियली वो चीज़ें जो कि रन टाइम पे नहीं होंगी। सो लोकल वगैरह और न्यू के जरिए से जो आप करते हैं वो आगे आने वाला है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होगी। नंबर 3, आपको एक एलोकेट की जाती है जगह जिसके अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है, उसको हम कहते हैं हीप, ठीक है। तो हीप अगेन डाटा स्ट्रक्चर्स में आप लोगों ने हीप देखा होगा, ये वो वाला हीप नहीं है, ये दूसरा हीप है। ये हीप जो है दिस इज लाइक अ पाइल, ठीक है। ये आपको कहा जाता है कि ये मेमोरी है बहुत सारी, यू कैन एलोकेट स्टफ इनटू दिस। जब भी आप कहते हैं ना न्यू का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं या पाइथन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जावा में न्यू के जरिए से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जिस भी लैंग्वेज में जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो आपके पास हीप में जाके एलोकेट होता है, ठीक है। या सी चूंकि हम नहीं पढ़ते तो वो कहीं पे नहीं आता, शायद कहीं पे आ जाए। मलॉक की कॉल होती है, ठीक है, कलॉक की कॉल होती है, मेमोरी एलोकेशन वगैरह की कॉल्स होती हैं, सी में होती है, C++ में वो आमतौर पे हम नहीं करते, तो वो भी जाके हीप के अंदर एलोकेट की जाती है, ठीक है। सो इसेंशियली व्हेनेवर यू रिक्वेस्ट मेमोरी, आपका प्रोग्राम रनिंग प्रोग्राम जब भी मेमोरी रिक्वेस्ट करता है वो आपको हीप में से दी जाती है, आपके अपने पोर्शन में से, ठीक हो गया। अच्छा, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना नहीं है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आगे जाके हम कोशिश करेंगे कि हम इसको तफसील से पढ़ें, और अगेन जिन लोगों को शौक है तो वो जो हैकिंग होती है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन दैट, ठीक है। वो जब लोग आके कहते हैं ना कि हमने हैकिंग सीखनी है, तो इधर सेमिनार भी होते हैं वो एथिकल हैकिंग का, कहते हैं जाओ वो ले लो, बस दिमाग मत ख़राब करो, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। एक आप लोगों ने देखा होगा कार्टूनों मार्टूनों में कि वो एक वो ऊपर पहाड़ के ऊपर कहीं पे जाके एक वो टेम्पल बनाया होता है, ठीक है। बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, 600 करोड़ सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती हैं। ये उसकी पहली सीढ़ी है सिक्योरिटी में। जब आप हैकिंग तक पहुँचते हैं ना, ये उसकी पहली सीढ़ी है, ठीक है। तो इसके ऊपर जब चढ़ेंगे ना तो ज़बरदस्त किस्म का थक जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद कोर्स भी हमारा ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद बहुत सारी सीढ़ियाँ। सो मत करें ये काम। ये जो चीज़ है स्टैक,
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वेन एवर यू डू अ लोकल फंक्शन कॉल, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। असेंबली में आप लोगों ने देखा होगा, अगेन थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, कि आप कॉल करते हैं तो आप सारी की सारी जितने भी आपके पास रजिस्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपने कुछ काम करना है उनको आप स्टैक में पुश करते हैं, ठीक है। उसके अंदर रिटर्न एड्रेस जो होता है वो पुश होता है, सारे किस्सा कहानी आपने जो कुछ भी करनी है वहाँ पे मेमोरी एलोकेशन जितनी आपने करनी है वो आप करते हैं, सारा काम कर लेते हैं। जब आप फंक्शन से बाहर जाने लगते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको वापस पॉप करते हैं, ठीक है, चाहे यहाँ करें या वहाँ करें, इस तरीके से होता है। तो पुश और पॉप आप स्टैक के ऊपर करते हैं, वो स्टैक जो आपका यहाँ पे पड़ा होता है, ठीक है। अगेन ये आप लोगों ने पहले देखा होगा, सिर्फ रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी। तो स्टैक क्यों इसको कहते हैं कि एक फंक्शन कॉल, फिर दूसरी फंक्शन कॉल, तीसरी फंक्शन कॉल, तो इसके ऊपर एक एक करके चीजें पुश होती जाती हैं। इसको कहा जाता है कि हीप जो है, जब इसके अंदर मेमोरी एलोकेट की जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करता है। जब आप फ्री करते हैं तो वो उसको फ्री मार्क कर देता है। तो द हीप ग्रोज अपवर्ड्स। और स्टैक के ऊपर जब पुश की जाती है तो हम स्टैक जब कंसेप्चुअली अपने प्रोग्रामिंग वगैरह में देखते हैं तो हम कहते हैं कि स्टैक ऊपर की तरफ ग्रो करता है, लेकिन यहाँ पे स्टैक उल्टा होता है, ठीक है। अगेन उसकी अपनी वजह है जो कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बड़ी ज़रूरी है कि आप स्टैक को उल्टा क्यों ग्रो करवाते हैं, और फिर उसकी वजह से मसाइल भी पैदा होते हैं, तो उनको हम फिर देखेंगे। लेकिन स्टैक जो है दैट ग्रोज डाउनवर्ड्स, ठीक है जी। जो कंपाइल प्रोग्राम है तो वो जो कंपाइल होता है ना, तो पाइथन तो जी जी जी। अगेन आप अपने जहन में फिलहाल यूं लेकर आए कि जैसे पाइथन भी आपने कंपाइल ही किया, पाइथन कंपाइल भी होता है वैसे बाय द वे, ठीक है, पाइथन कंपाइल हो जाता है। लेकिन आप फिलहाल अपने जहन में यूं लेकर आए कि आपके पास सी का कोड जो है वो आपने, या असेंबली का कोड जहन में लेके आए, तो ये समझने में ज़रा आसानी रहेगी। अगेन ये सवाल आप तब पूछें जब हम वर्चुअल मशीन्स को तफसील से डिस्कस करेंगे, वहाँ पे फिर ये आएगी तफसील से बहस, ठीक है। तो लेट्स से असेंबली का कोड कंपाइल हो गया, ठीक है, तो उसको फिर जो इसकी एग्जीक्यूटिव है वो कहाँ पे आएगी? वो जो आपकी hello.asm से आपने .o फाइल बनाई है, ठीक है, वो आपकी ये .exe जो आपने बनाई है, जो भी आपने एग्जीक्यूट बनाई है, इधर गेम नहीं होगी, उसके बहुत सारे पीसेस कर दिए जाते हैं। कुछ पोर्शन जाता है टेक्स्ट के अंदर, कुछ जाता है यहाँ पे, और कुछ आपके लिए मेमोरी एक्स्ट्रा एलोकेट की जाती है कि जब आप फंक्शन कॉल्स वगैरह करेंगे तो ये मेमोरी आपके पास होगी। तो रैम के अंदर इसकी शक्ल ये बनती है। जब आपके पास ये वहाँ पे पड़ी होती है तो ये छोटी सी होती है, सिर्फ एग्जीक्यूटेबल वगैरह होती है वहाँ पे पड़ी होती है। ये जो पोर्शन है नीचे, ये वाला जो पोर्शन है, ये उसी एग्जीक्यूटेबल से है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क पे वो पड़ी रह गई, वहाँ से आपने उसको कॉपी करके डाटा जितना भी था वो आपने रैम में डाल दिया, ठीक हो गया। अलग सही है सर, जब प्रोसेस होती है तब ये सब, ये प्रोसेस की बात होगी सर, ठीक है। तो ये चूंकि आपका प्रोग्राम जो है अब एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आ गया और यहाँ पे वो रन करेगा, और ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर रह के वो एग्जीक्यूट करेगा। तो दो चीज़ें लास्ट टाइम हमने बात की थी, एक है आपके पास मेमोरी का मैप, ठीक है। हम लोगों ने जो सिस्टम कॉल की थी कल लास्ट लेक्चर में, उसमें आपने देखा होगा कि एम मैप की एक कॉल थी, ठीक है, याद नहीं है तो खैर ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन एम मैप की कॉल थी तो वो इस वजह से थी क्योंकि आपको मेमोरी मैपिंग करनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा ऐसा सिस्टम कॉल्स आपको फिर समझ आती जाएगी। दूसरी जो चीज़ है जो कि डिपेंड करती है आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, उसके ऊपर, उसको कहा जाता है, वो आपके रजिस्टर्स हैं, ठीक है। रजिस्टर्स यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर अलग लिखा हुआ, लेकिन प्रोग्राम काउंटर भी एक किस्म का रजिस्टर ही होता है, ठीक है। तो रजिस्टर्स और मेमोरी, ये दो चीज़ें आपके पास होती हैं जो कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की एनवायरनमेंट बताती हैं कि आपकी जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा वो इससे इफेक्ट होगा। इस वजह से इसको कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी। तो अब आपको पता है कि इसको अब हम प्रोग्राम कॉन्टेक्स्ट नहीं कहेंगे, इसको हम प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट कहेंगे, लेकिन आमतौर पर इसको प्रोग्राम कॉन्टेक्स्ट, ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट भी कह दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि और कॉन्टेक्स्ट किसी चीज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजी में होता ही नहीं है, ठीक हो गया यहाँ तक जी, सही है, ओके राइट। सो मेमोरी जो है स्टैक नीचे की तरफ ग्रो करता है और हीप जो है वो आपका ऊपर की तरफ ग्रो करता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट जो है वो तफसील से हम पहले बात कर चुके हैं, यहाँ पे स्लाइड में आगे एक नज़र दोबारा देख लें इसको, कि आपके पास कॉन्टेक्स्ट जो है वो कब होता है स्विच, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कर्नल में जाएँ। कर्नल कब स्विच हो सकता है, जब आपके पास कोई हार्डवेयर इंटरप्ट आ जाए, मिसाल के तौर पर कीबोर्ड से आपने कुछ प्रेस कर दिया, ठीक है। इनको कहा जाता है एसिंक्रोनस इवेंट्स, ठीक है। सिंक्रोनस इवेंट्स का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक आप पहले से उसका ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पहले ये इंस्ट्रक्शन होगी, फिर ये इंस्ट्रक्शन होगी, फिर ये इंस्ट्रक्शन होगी, फिर ये इंस्ट्रक्शन होगी। इसको कहा जाता है सिंक्रोनस, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड है। इनको पता है कि पहले मैं ये करूंगा फिर तुम ये करो। आप लोगों ने नाम सुना होगा सिंक्रोनाइज्ड रनिंग का, ओलंपिक्स देखते हैं आप लोग, फिट है मुँह एक ऐसी की तैसी, आप लोग हाथी का सर है, ओके। रह किस तरह सकते हैं उसका पता किए बगैर, पूरी स्टोरी पता है मुझे, सारी स्टोरी पता है। मतलब मेरे घर में टीवी है ही नहीं सिरे से, मतलब देखना ना देखना और बात है ही नहीं सिरे से, और मुझे सारी स्टोरी पता है।
ठीक है, मतलब अब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं फिर बदवाई नहीं निकाल सकता, लेकिन ऐसी की तैसी उसकी। ओके, अच्छा, एसिंक्रोनस कहाँ से, ये कहाँ से, ओलंपिक्स, राइट। सो एसिंक्रोनाइज रनिंग ये होती है कि आपके पास एक बंदा भागता है, ठीक है, और पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है, वो दूसरा उसके बाद भागता है, ऐसी कोई बात होती है, सर्च कर लें, मैं नहीं देखता ओलंपिक्स, लेकिन मैं फिर वो ड्रामा भी नहीं देखता। अच्छा, तो उसको कहते हैं सिंक्रोनाइज या सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है, सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, कि एक के बाद दूसरा रन होगा, ठीक है। और दूसरी जो सिचुएशन है उसको कहते हैं एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस से मुराद ये है कि आप एक कोई काम कर रहे हैं और दूसरा बंदा है नहीं आगे, बीच में उसने बातें करनी शुरू कर दी, ठीक है, आपको पहले से पता नहीं था कि ये चीज़ इस बात के बाद होगी। मिसाल के तौर पे एक प्रोग्राम रन हो रहा है, आपके यूजर ने के प्रेस करना है, ठीक है, तो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में उसको ये नहीं पता कि के मैं किस वक्त प्रेस करूंगा, ठीक है, हो सकता है मैं भी प्रेस करूं, हो सकता है मैं 2 मिनट के बाद प्रेस करूं, तो ये एसिंक्रोनस इवेंट है, ठीक है। मेरे प्रोग्राम के अंदर मुझे पहले से नहीं पता कि मैं किस जगह पे जाके चेक करूं कि के प्रेस हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, इसको कहा जाता है एसिंक्रोनस। इस वजह से थोड़ा तफसील से बता रहा हूं क्योंकि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो है आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराडाइम है, आपको पता होना चाहिए कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे होती है। एसेंशियली यू राइट प्रोग्राम, ठीक है, आप ऐसे प्रोग्राम्स लिखते हैं, ऐसा कोड लिखते हैं जो कि सीक्वेंशियली नहीं रन होता। हम लोगों ने जब अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग देखी उसमें आप ये कहते हैं ना कि पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मैं इसके बाद प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि इसके बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, दैट वाज द होल पॉइंट। लेकिन आजकल आपके पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है, आजकल नहीं, बहुत पुराना है लेकिन अब आजकल जरा पॉपुलर हो गया, वो ये है कि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी। सो एसेंशियली आपके पास किसी भी टाइम पे एक डिफरेंट काम जो है वो आ सकता है, जिस तरीके से आपने के प्रेस कर दिया, ठीक है, तो हमें अब पता है कि वो किस तरीके से होगा कि जैसे ही वो आएगा तो हम क्या करेंगे, एक इंटरप्ट इशू होगा, वो प्रोग्राम वहां पे रुक जाएगा, इसको प्रोसेस किया जाएगा और इसको प्रोसेस करने के बाद हम वापस जाएंगे कॉन्टेक्स्ट स्विच करके और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एज फार एज दिस प्रोग्राम इज कंसर्न्ड, इसके अंदर एसिंक्रोनस इवेंट हुआ ही नहीं। बात समझ आ रही है? तो जो लॉजिक हमने डेवलप अभी तक की हुई है सिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग की, वही लॉजिक हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में ये सिंक्रोनाइज नहीं होते एक दूसरे के साथ। बात समझ आ रही है जी? सर मतलब एग्जांपल ये है, लिख सकते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये सिंक्रोनस काइंड ऑफ जी। और एसिंक्रोनस की एग्जांपल दें आप। एसिंक्रोनस आप कह रहे थे बिजली चली गई, और जब कोई टर्मिनल से हम कोई भी करते हैं तो बैकएंड पे हमें तो नहीं पता। आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं, एक प्रोग्राम भी इंस्टॉल कर रहे हैं, दूसरा भी इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ फाइल इसने कॉपी करनी है, कुछ फाइल इसने कॉपी करनी है, तो अब ये दोनों अपना अपना लगे हैं, पता नहीं कौन सी फाइल पहले कॉपी हो जाए। मिसाल के तौर पे /etc/abc.conf के अंदर अगर इसने भी राइट करना है, इसने भी राइट करना है, तो हो सकता है ये पहले राइट कर दे, हो सकता है ये पहले राइट कर दे, वो तो एट अ टाइम दोनों को करने को नहीं कर सकते हैं। आप चलो एपीटी से नहीं इंस्टॉल कर ले, आप वैसी कॉपी कर रहे हैं फाइल, अच्छा वैसे ठीक है, वैसी कॉपी करें, ठीक है, 2 अलग अलग टर्मिनल्स खोलें, दोनों से कॉपी करें। तो ये रैंडमली होता है, मतलब जो ये सिंक्रोनस सब चंक दिखते हैं जी। प्रोग्राम नीचे जो दूसरी हम बात कर रहे हैं वो यही है कि जब आपके एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की बात अभी फिलहाल मैं तफसील से ज़्यादा नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक अलग बहस है, लेकिन इट्स नॉट रैंडम। इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है, बड़ा अच्छा सा नाम है इसका, कंट्रोल्ड मेस, ठीक है। तो इट्स अ मेस, कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त, बट इट्स कंट्रोल्ड, बड़ा प्लान करके किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ होती है कि हमने बड़ा प्लान किया हुआ है कि जब कोई एसिंक्रोनस इवेंट आएगा तो हम इसका कॉन्टेक्स्ट रोकेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूट करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो इट्स स्टिल एसिंक्रोनस, कोई भी चीज़ किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन हमने सिचुएशन इस तरह की बनाई है कि वी हैंडल इट वेरी वेल। ठीक हो गया जी? सर हमने हैंडल करनी होती है। यस, हम बीइंग ईदर द ऑपरेटिंग सिस्टम और द प्रोग्राम राइटर और द कंपाइलर राइटर और द वर्चुअल मशीन राइटर, डिपेंड करता है कि किसके ऊपर। हम गेम खेल रहे हैं ना, ठीक है, तो बंदों को मार रहे हैं, लेकिन मर नहीं रहे, इवेंट चल रहा है ना, हम करीब थे अपने मंजिल मकसूद, तो ऐसा ऐसा हो जाए कि आगे से हमें कोई मार दे, तो हम वो कह सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपके ये जो 2 इवेंट्स हैं ना, ये 2 अलग, ये लफ्ज़ आपने इस सेंस में सही बोला कि जो 2 इवेंट्स हैं ना, आपके फायर करना और उसका फायर करना, ये दोनों एसिंक्रोनस हैं। यस, क्योंकि आपको नहीं पता वो किस वक्त फायर करेगा। कुछ गेम्स होती हैं जिसके अंदर बारी बारी होते हैं, वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, टर्न बेस्ड आरपीजीज जो होती हैं, मुझे आज तक उनकी तुक नहीं समझ आई। यूँ खड़ा होता है, आप पहले मुझे मारें फिर मैं आपको मारूंगा, ठीक है। जिन लोगों ने गेम्स खेली उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं खेली तो मुझे आज तक उसकी तुक नहीं समझ आई कि मारो ना उसको जनाब। यस, नहीं, थोड़े टाइम बाद उसका अपना चैप्टर है पूरा, उस वक्त बात करेंगे, ठीक है। सही हो गया जी? ओके,
चले, तो आपके पास कॉन्टेक्स्ट जो है, जब स्विच आप करते हैं, मोड स्विच वगैरह करते हैं, तो वो आपके पास हार्डवेयर इंटरप्ट आ सकता है विच कैन बी एसिंक्रोनस, या ये तो दिस इज टिपिकली रैंडम, या ये है कि आपके पास कोई टाइम्ड इवेंट आ सकता है, ठीक है, टाइमर की जो हमने बात की थी, ठीक है, तो वो आपके पास हो सकता है। दोज आर टिपिकली सॉफ्टवेयर ट्रैप्स, सेंस में आप कह सकते हैं, सॉरी वो तो यहीं पे आ गया। तो सॉफ्टवेयर ट्रैप जो है दूसरी टाइप है, ये वो ट्रैप्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर की किसी हरकत की वजह से होते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर ने इंटेंड नहीं किए होते, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मुझे फ्लां फाइल से डाटा रीड करना है, ठीक है। अब डाटा रीड करना है तो आपका प्रोसेसर तेज है, ये बात आप लोगों को समझ आती है, प्रोसेसर तेज है, हार्ड डिस्क स्लो है। जब आपने कहा कि ये डाटा मैंने रीड करना है, तो जब तक आपके पास हार्ड डिस्क से डाटा आएगा तब तक आप क्या करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, उसको कहते हैं तुम साइड पे हो जाओ, अभी किसी और को रन होने दो, तुम्हारा डाटा जब आएगा तब देखेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। तो ये उसने इनिशिएट किया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि मुझे रोक दो, वो अपने आप को रुकवाना नहीं चाह रहा था, वो तो कह रहा था मुझे डाटा दो, अगर डाटा इंस्टेंटेनियसली मिल जाए तो मैं आगे एग्जीक्यूशन कर सकता हूं, ठीक है। तो ये इंटेंडेड ट्रैप नहीं था, मतलब आपका जो सिस्टम है, आपका जो प्रोग्राम है, वो ट्रैप नहीं एग्जीक्यूट करना चाह रहा था, वो डाटा मांग रहा था, उस डाटा को हमने सर्व इस तरह करना है कि हम ट्रैप एग्जीक्यूट करते हैं जी। आपका प्रोग्राम उसने कहा कि मुझे डाटा रीड करके दो, ठीक है। अब हार्ड डिस्क से आ गया डाटा, स्लो है हार्ड डिस्क, डाटा आने में थोड़ी देर लगेगी, उस वक्त तक सीपीयू क्या करेगा, आप लोगों को पहले बताया था कि सीपीयू ने कुछ ना कुछ करना है, ठीक हो गया, सीपीयू रुक नहीं सकता, कुछ ना कुछ उसने करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इस प्रोग्राम को कहेंगे कि आप थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाओ, इसका कॉन्टेक्स्ट हम सेव कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट सेव याद है जी लास्ट लेक्चर से, इसका कॉन्टेक्स्ट सेव कर लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं, ठीक है, और हम किसी और को बारी दे देते हैं। तो ये करने के लिए हमें मोड स्विच करना पड़ेगा। मोड स्विच किस तरीके से होता है, ट्रैप से। तो ये आपके पास सॉफ्टवेयर ने इंटेंड नहीं किया था, लेकिन उसकी किसी हरकत की वजह से ट्रैप अकर हो गया, ठीक हो गया जी, यहां तक सही है सर? ये कॉन्टेक्स्ट स्विच और ट्रैप में क्या फर्क है? ट्रैप हम इसको कहते हैं कि जब भी कोई वायलेशन अकर हो तो वो इंटरप्ट हो सकती है, आपका टाइमर इवेंट हो सकता है, बाहर से कोई इंटरप्ट हो सकता है, इंट की इंस्ट्रक्शन हो सकती है, तो उसको ट्रैप कहते हैं। ट्रैप करने के नतीजे में आमतौर पे मोड स्विच तो होता है, जब मोड स्विच हो जाता है तो उसके बाद वी कैन पॉसिबली डू अ कॉन्टेक्स्ट स्विच एज वेल। मोड स्विच के बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच जरूरी नहीं है, हो सकता है वही प्रोग्राम आगे कंटिन्यू कर ले, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है, ठीक है ओके। सर ये मोड कॉन्टेक्स्ट स्विच भी एक मोड स्विच नहीं है कि नहीं? ना 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 जी बताएं, एक कॉन्टेक्स्ट स्विच में कितने मोड स्विच होते हैं? दो। ऐसे रटा लगाते हैं, दो मोड स्विच करेंगे, कर्नल में जाएंगे, कर्नल ये अगर डिसाइड करता है कि किसी और प्रोग्राम को बारी देनी है तो देन यू डू अ कॉन्टेक्स्ट स्विच, अदरवाइज यू डू जस्ट अ मोड स्विच बैक, ठीक है, सही हो गया। तो सॉफ्टवेयर ट्रैप्स हो सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर इनिशिएटेड ट्रैप्स हो सकते हैं कि सॉफ्टवेयर खुद कहेगा कि ट्रैप करो, मिसाल के तौर पे सिस्टम कॉल, ठीक है जी, सिस्टम कॉल जब आप करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर खुद कह रहा है कि मुझसे कंट्रोल ले लो और तुम ये काम करो, ठीक है। तो तीन किस्में होगी, एक बाहर से अगर कोई चीज आती है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर की किसी हरकत की वजह से होती है, या एक सॉफ्टवेयर खुद एक ट्रैप इनिशिएट करता है, ठीक है, सही हो गया जी। अच्छा, आगे तफसील हम दे चुके हैं, करना जो है वो स्टेट सेव करता है। सिस्टम कॉल्स अगेन ये बात हम पहले तफसील से देख चुके हैं, यहाँ पे लिखी हुई एक नज़र देख लें। तो आपका जो है वो ट्रैप वो किया जाता है, सिस्टम कॉल जब आप करते हैं तो सिस्टम कॉल का अपना एक हैंडलर होता है, ठीक है। हैंडलर का लफ्ज़ जो है उस पीस ऑफ कोड को कहा जाता है जो हमने कहा ना कि जब आप 10 वाली कॉल करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कहीं पे कोड पड़ा होगा, ठीक है। तो वो चूंकि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो इस मसले को हैंडल कर रहा है, इस वजह से इसको कहा जाता है हैंडलर, ठीक है। हैंडलर का लफ्ज़ भी बहुत कॉमन है, कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज अ पीस ऑफ कोड, ठीक है, जो कि हैंडल करता है किसी मसले को, हैंडलर, ठीक है, नो बिग डील, सही है, सही है, चलेगा ओके। सिस्टम कॉल से रिटर्न किस तरीके से करते हैं वो भी हम पहले बात कर चुके हैं, ओके। मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट जो है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि लफ्ज़ मैंने पहले बोला है, आप लोगों के सामने पहले गलत बोला था, आप जरा सही इसको करके देखें कि मल्टीटास्किंग जो है आपके पास क्या होती है कि आपके पास एक से ज़्यादा काम एक टाइम पे हो रहे होते हैं, ठीक है। हर काम जो है दैट विल बी हैंडल्ड बाय वन प्रोसेस, ठीक है। अगेन ये बात बिल्कुल सही नहीं है, फिलहाल इतनी देखें, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे होंगे, एक प्रोसेस का अपना कॉन्टेक्स्ट, दूसरे प्रोसेस का अपना कॉन्टेक्स्ट, तीसरे प्रोसेस का अपना कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एक प्रोसेस रन हो रहा होगा, उस प्रोसेस को असाइन की जाएगी एक यूनिक प्रोसेस आइडेंटिफायर, प्रोसेस आईडी या पीआईडी, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाली चीज है कि इसको बस पीआईडी कहते हैं, ठीक है जी। तो पीआईडी आपके हर प्रोसेस को एक असाइन की जाएगी। अगर आपने एक एमएस वर्ड खोला उसको एक पीआईडी मिलेगी,
फिर अगर आपने दूसरा MS वर्ड खोला तो उसको एक अलग PID मिलेगी, ठीक है। आपने एक दफ़ा कैलकुलेटर खोला, दूसरी दफ़ा कैलकुलेटर खोला, दोनों की अपनी अपनी PIDs होंगी, ठीक है। 2 टर्मिनल अलग अलग खोले हैं, इसकी अपनी PID है, इसकी अपनी PID है। समझ आ गई मेरी बात की? तो हर प्रोसेस की अपनी PID होती है। दिस इज नॉट प्रोग्राम ID, दिस इज प्रोसेस ID, ठीक है। आपके पास एसिंक्रोनस इवेंट हो सकते हैं, हम लोगों ने देख लिया। ऑपरेशंस कोई ऐसे रिक्वेस्ट कर सकता है विच टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस वजह से आप क्या करते हैं कि आप मल्टीपल टास्क को या मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ रन करना चाहते हैं। तो एक साथ से क्या मुराद है कि कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, ऐसा नहीं है कि ये अपना सारा काम करके खत्म होगा तो फिर दूसरे की बारी आएगी। इसको कहा जाता है मल्टीटास्किंग। एक साथ से ये मुराद नहीं है कि एक ही CPU के ऊपर ये दोनों एक साथ रन हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है, हाँ, हो सकता है। लेकिन आप लोग चूंकि आर्किटेक्चर नहीं पढ़ रहे तो मैं भी बता देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि एक ही CPU एक टाइम पे 2 काम कर रहा हो। इनफैक्ट आजकल के आर्किटेक्चर में सिंस लाइक 12 और 13 ईयर्स बैक आपका एक CPU एक टाइम पे कम से कम 4-5 काम तो करता ही करता है, ठीक है। क्योंकि अगेन CPU इतना ज्यादा तेज है कि उसकी स्पीड तक कोई भी चीज नहीं पहुंचती, तो हम उसको इतना ज्यादा काम देते हैं कि वो बिजी रहे, क्योंकि एक्सपेंसिव है। जब खर्चा किया तो काम भी करवाएंगे। सर हम कॉपिंग कर रहे हैं ना, तो ये एक प्रोसेस है कि कॉपी की जो आपने कमांड इशू की है, CP की कमांड जो आपने इशू की है, वो आपके पास एग्जीक्यूटेबल थी। जब आपने CP करके एंटर मारा उससे एक प्रोसेस बना है। ये सारी कहानी उसकी मेमोरी मैप है और वो एक प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस है और वो एग्जीक्यूटेबल थी। तो कभी कभार है ना ये मतलब कॉपिंग के सेंस में मल्टीटास्किंग हमें बहुत महंगा पड़ता है। जी जी जी, वो मसला है कि आप अगर हार्ड डिस्क पहले से ही स्लो है, आप उसको 3 काम एक साथ कह देते हैं ना, तो वो पहले से ही स्लो थी और 3 काम एक साथ में और भी स्लो हो जाती है, ठीक है। वो इसलिए उसका इससे बता दें, ठीक है। हम आमतौर पे हार्ड डिस्क वगैरह और उनकी बातें नहीं करते हैं, हम CPU और इधर तक रहते हैं, रैम तक रहते हैं, ठीक हो गया। सर हार्ड डिस्क से भी एक टाइम एक चीज नहीं कर सकती है, मल्टीपल चीजें। इट डिपेंड्स ऑन द हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट वगैरह टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, डिवाइसेस पे जब देखेंगे उससे थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेंगे, बट इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हमारा उसके साथ इतना कोई काम नहीं होता आमतौर पे, ठीक है। एज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हमारा इतना काम उसके साथ नहीं होता, राइट। सो आप क्या चाहते हैं कि आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम जो हैं वो एक टाइम पे रन हो रहे हैं। इस चीज़ को कहा जाता है मल्टीटास्किंग, किधर गया, राइट। सो द गोल इज टू हैव सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम्स। क्यों? ताकि आपका CPU जो है वो कुछ ना कुछ करता रहे, फारिग ना बैठे, ठीक है। अगर वो फारिग बैठ जाए तो क्या होगा? असल में CPU जो है वो जब बनाया गया था, ठीक है, उस टाइम पे इट वाज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, ठीक, समझ सकते हैं, मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो द आइडिया वाज टू डिजाइन इट इन अ वे सो दैट वी डोंट हैव टू मेक इट वर्क, इट विल जस्ट कीप वर्किंग, ठीक है, ताकि कहीं गलती से भी हमसे इसकी कोई साइकिल जो है वो वेस्ट ना हो जाए। जब वो चीज़ एक दफ़ा हो गई तो अब वो आर्किटेक्चर ही ऐसा है कि CPU को ये आता ही नहीं है कि मैं रुकूं किस तरह। उसकी जो सर्किटरी है वो खामखा प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करेगी और वो अगली चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। वो डिज़ाइन इस तरह, ठीक हो गया। हिस्टोरिकली क्यों? क्योंकि इट वॉज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। अब क्यों? क्योंकि अभी भी CPU इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पीस इन योर सिस्टम, ठीक है। एंड द आइडिया इज यू शुड कीप इट रनिंग। तो अब ये हो गया है कि वो ऐसे लोगों के पास कंप्यूटर आ गए जो कि सिवाय ये मेरे पास तुमों के अलावा और कोई काम करते ही नहीं है उसको देखने के। तो वो क्या करते हैं कि जब आपके CPU में कोई काम भी नहीं हो रहा तो देन द CPU हैज टू बी इन आइडल स्टेट। तो वो आइडल, IDLE, आइडल स्टेट जो है दैट इज अ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी विच मीन्स दैट द CPU इज एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ नो ऑपरेशन। नॉप की वो देखी है ना आप लोगों ने? नॉप की इंस्ट्रक्शन देखी होगी, नहीं देखी तो देख लें जाके। NOP नॉप की इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। मुझे जरूरत पड़ेगी आगे जाके सिक्योरिटी के चैप्टर में, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। नॉप एसेंशियली मींस डोंट डू एनीथिंग। सो द CPU goes I'm not doing anything, I'm not doing anything, I'm not doing anything, I'm not doing anything, but it has to do that at least। वो तो अपने इल्यूजन में लगा हुआ है कि मैं कुछ वहाँ पर खैर, लेकिन इतना हमें करना पड़ेगा। वो उसको ये नहीं समझ आती कि मैंने कुछ नहीं करना वाली बात। उसको आप ये नहीं कह सकते कि रुक जाओ। CPU जब रुकेगा तो उसको कहा जाता है कि इट हैज हॉल्टेड, और हॉल्टेड को कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कि खत्म होगी बात। तो हॉल्टिंग इज नॉट स्टॉपिंग, इट्स एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है। ये तो बात सही है जी, राइट। सो नाउ वी हैव दिस गोल कि किसी ना किसी चीज को रन होना जरूरी है। उसके लिए हम तरीकाकार क्या करेंगे, हम एक थोड़ा सा फॉर्मलिज्म क्रिएट करते हैं कि प्रोसेसेस को हम रोक सकते हैं और उनको दोबारा चला सकते हैं। अगर 2 चीज़ें आपने चलानी है, हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करेंगे कि हमारे पास एक ही CPU है, तो आप क्या करना चाहते हैं कि आपका प्रोसेस जो है अगर एक रन हो रहा है और उसने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि मिसाल के तौर पे हार्ड डिस्क से डाटा आएगा, नाउ इट हैज़ नथिंग एल्स टू डू। जब डाटा आएगा तो वो उसके ऊपर समेशन कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि सारे के सारे प्रोसेस को उठा के कर देते हैं व्हाट इज कॉल्ड सस्पेंडेड, ठीक है। तुम सस्पेंड हो गए, तुम अभी कुछ भी नहीं करोगे, साइड पे हो जाओ, ठीक है। तो वो कहेगा ठीक है, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे डाटा चाहिए आगे काम करने के लिए, नहीं थे ना सही, ठीक हो गया।
वो गया साइड पे, हम किसी और को बारी दे देंगे, ठीक है। हॉल्ट स्टेट जो है ना प्रोसेस का मतलब बिल्कुल डेड हो जाता है या खत्म, हॉल्टिंग इज खत्म, ठीक है। ऑटोमेटा में आप लोग पढ़ेंगे हॉल्टिंग प्रॉब्लम होता है कि आपका प्रोग्राम खत्म होता है कि नहीं होता। प्रोसेस खराब तो नहीं होता ना, नहीं नहीं, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी, मतलब बंद कर देते हो बंद कर दीजिए। सीपीयू हॉल्ट का मतलब है कि आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा। सीपीयू की हॉल्टिंग इज द इक्विवेलेंट ऑफ टर्निंग योर सिस्टम ऑफ। Sir, what does CPU include? CPU में क्या क्या है? आपका ALU, आपका FPU और सीपीयू में क्या क्या है भाई? तो प्रोसेसिंग वाली चीज़ें, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, आर्किटेक्चर का सवाल है। सर फोर्स शटिंग डाउन ये है ना इवन Yes, yes. Because you don't know when it's going to occur. Right. So अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि your process is going to be running, ठीक है, वो काम कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, वो काम कर रहा है। अगर उसने कोई ऐसी हरकत कर दी, मिसाल के तौर पे आयो, ठीक है, तो इनपुट आउटपुट का अगर उसने कोई ऑपरेशन रिक्वेस्ट किया तो इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज गोइंग टू बी स्लो। सीपीयू से स्लो ही होगा, ऑलमोस्ट ऑलवेज, हमेशा स्लो ही होगा, सीपीयू से ज्यादा स्लो ही होगा। तो आपका प्रोसेस जो है वो चले जाता है सस्पेंडेड या ब्लॉक्ड स्टेट के अंदर, ठीक है। आपने इसको कर दिया ब्लॉक, ब्लॉक क्यों कर दिया कि जो उसकी एग्जीक्यूशन हो रही थी वहां पे आपने एक ब्लॉक लगा दिया कि इससे आगे नहीं जाओगे, ठीक, ब्लॉक स्टेट में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आगे चल नहीं सकता वो, ठीक हो गया। तो जब उसने कुछ कहा था कि ये वाला डाटा मुझे मेमोरी में लोड करके दो, जब वो डाटा मेमोरी में लोड हो गया तो नाउ इट्स रेडी टू रन, ठीक हो गया, रेडी है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा का बच्चा अभी तक डाटा जो है तो वो नहीं आया हुआ था, जैसे डाटा आ गया तो ये फौरन सीपीयू के ऊपर कब्जा कर लेगा। रेडी है, अब इंतजार करो, ठीक है। हम देखेंगे जब आपकी बारी आती है उस वक्त फिर आपको बारी देंगे। 3 या 4 आपके पास प्रोसेसेस रन हो रहे थे, एक ने आयो किया, ये चला गया कौन सी स्टेट में? ब्लॉक स्टेट के अंदर, ठीक है। अगेन ये बड़ा कॉमन जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता है क्यों पूछते हैं, लेकिन जब प्रोसेस आयो करता है तो वो कौन सी स्टेट में जाता है? ब्लॉक स्टेट में जाता है, ठीक हो गया। ब्लॉक स्टेट में वो चला गया, अब इसको बारी दे दी गई, थोड़ी देर बाद इसको बारी दे दी गई, थोड़ी देर बाद इसको बारी दे दी गई। अब ये 3 रेडी हैं, ये काम करने पे तैयार हैं, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं बारी बारी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी देर बाद इसका डाटा जो रैम में इसने लोड करने का कहा था वो लोड हो गया, तो अब ये भी रेडी है। तो इन तीनों की बारी चल रही है अभी, ठीक है। इसकी बारी नहीं आ रही फॉर सम रीजन, लो प्रायोरिटी, इसकी बारी नहीं आ रही। इन तीनों की बारियां चलती रही, लेट से 10-12 बारियों के बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा चलो इसको भी बारी दे देते हैं, अब इसकी बारी आएगी, ठीक है। तो सिचुएशन क्या बनी कि जब आईओ कंप्लीट हो जाता है तो यू गो इनटू व्हाट इज कॉल्ड द रेडी स्टेट, ठीक है। नाउ यू आर रेडी टू एग्जीक्यूट, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमेशा रेडी की जो आपके पास पूरी की पूरी क्यू होती है, उस क्यू में से किसी न किसी बंदे को पिक करता है, या यूं कह लें कि वो जो सेट होता है उसमें से किसी न किसी प्रोसेस को पिक करता है एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि हम ये अस्यूम कर रहे हैं फिलहाल कि एक सीपीयू है और एक सीपीयू के ऊपर एक टाइम पे एक प्रोग्राम रन होगा, अस्यूम कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आपके पास चूंकि एक चीज ने रन करना है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जाता है उस पूरे सेट में से एक को पिक करता है। वो कैसे पिक करेगा बात की बात है, लेकिन वो पिक करके उसको आपके सीपीयू के ऊपर बारी दे देता है। सही हो गई? हम लोग कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उसका हम इनपुट देते हैं तभी ब्लॉक। आपने मिसाल के तौर पे वहां पे लिखा ना, वो क्या कमांड होती है सी में, वो जो कैरेक्टर से इनपुट लेते हैं, हाँ सीन, ठीक है। तो आपने लिखा सीन एक्स, सही है। तो अब वो उधर प्रॉम्प्ट आ गया, अब वो इंतजार कर रहा है कि यूजर कुछ एंटर करेगा। तो जब तक यूजर कुछ एंटर करता नहीं है तो उस वक्त तक आपका जो वो है प्रोग्राम है वो क्या करेगा, ठीक है। वो क्या करता है, सीधा जाता है ब्लॉक स्टेट के अंदर, ठीक है। आपने कुछ करके एंटर मारा, जब आपने एंटर मारा वो डाटा मेमोरी में चला गया, जब वो मेमोरी में बफर से होके पहुंच गया, ठीक है, कहानी याद है बफर की, एक जमाने में बताई थी, बफर से होके जब वो पहुंच गया आपके पास मेमोरी के अंदर, तो नाउ योर प्रोग्राम गोज इनटू रेडी स्टेट। ये काम कौन करता है, उसको ब्लॉक से उठा के रेडी में ले जाने का? सीपीयू नहीं कर सकता कुछ भी, सीपीयू बेचारा बेवकूफ है। पीछे कौन बच गया? प्रोग्राम खुद तो कर नहीं सकता, वो तो ब्लॉक्ड है। रैम तो कोई चीज नहीं है, वो तो सिर्फ स्टोरेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि सारे लोगों को अपनी अपनी जगहों पे डालना। तो जब हम वो जो टाइमर हमने इंटरप्ट लगाया था ना, तो हम जैसे ही मोड स्विच करके आते हैं ना आपके उसके पास कर्नल मोड में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने पास एक लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस बनाए होते हैं कि ये सारे काम मैंने करने हैं। वो फौरन जाके देखता है कि भाई कोई ब्लॉक प्रोसेस का डाटा तो नहीं आ गया, उसको आ गया तो फौरन उसको उस क्यू में से निकालो, यहाँ पे डालो, जल्दी 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 ये सारे काम करता है, और फिर उसके बाद वापस मोड स्विच करता है, ठीक है। फिर आपके पास इंटरप्ट आता है, वो फिर ये सारे काम करता है, फिर वापस मोड स्विच। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हर वक्त कुछ ना कुछ इस किस्म के काम कर रहा होता है, ठीक है जी, समझ आ रही बात की? ओके, सो आप रेडी में चले गए। जब आपको बारी मिलती है तो वो चीज जो कि आपके प्रोसेसेस को स्केड्यूल करता है, ठीक है, स्केड्यूल करने से क्या मुराद होती है
कि आप ये कहते हैं कि पहले किसकी बारी, फिर किसकी बारी, फिर किसकी बारी। आप लोगों का टाइम टेबल बनता है तो इट्स अ स्केड्यूल ना, डेट शीट बनती है, इट्स अ स्केड्यूल, ठीक है, कि किस वक्त किस चीज़ की क्लास होगी, किस वक्त किस चीज़ का पेपर होगा, इस तरीके से किस वक्त कौन सा प्रोसेस रन होगा, ठीक है। तो वो पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ये काम डिसाइड करता है कि किस टाइम पे कौन से प्रोसेस को हमने रेडी से रनिंग में लेके आना है, उसको कहा जाता है स्केड्यूलर, ठीक है जी, या प्रोसेस स्केड्यूलर। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस स्केड्यूलिंग। इस हरकत को कहते हैं प्रोसेस स्केड्यूलिंग। आगे जाके थोड़ा सा इसको तफसील से हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी तफसील से देखेंगे, ठीक हो गया जी। आपके पास कोई चीज़ रनिंग है, उसने आयो नहीं किया, लेट से आप पाई की वैल्यू कंप्यूट कर रहे थे, ठीक है, यू हैव समथिंग दैट इज कंप्लीटली सीपीयू इंटेंसिव, आप कोई आयो नहीं करते, ठीक है, तो ऐसी चीज़ को कहा जाता है सीपीयू बाउंड, सीपीयू बाउंड प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो कि आयो बोथ नहीं करता, उसका ज्यादातर काम जो है वो सीपीयू के ऊपर ही है, रैम के अंदर ही लगा हुआ है। आमतौर पे न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन वगैरह और इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो सीपीयू बाउंड होती हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं मैंने किसी चीज़ की प्रेसिजन निकालनी, किसी की कितनी प्रेसिजन है, ठीक है, एरर्स कंप्यूट करने हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह निकालनी, वो चीज़ तो सब कुछ रैम में पड़ा हुआ है, यू आर वर्किंग विद रैम ओनली, ठीक है, डाटा के लिए आप हार्ड डिस्क पे नहीं जाते। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि सीपीयू बाउंड है तो वो जो है आयो तो करेगी नहीं, उसको कब रोका जाएगा, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि आपका टाइमर इंटरप्ट आता है, टाइमर इंटरप्ट के नतीजे में भी आपके पास मोड स्विच होता है तो आप वापस आ जाते हैं। तो इस चीज को कहा जाता है प्रीएम्पशन, ठीक है। प्रीएम्पशन से मुराद है कि आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने रोक दी, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको कहा कि सब्र करो, ये काम अभी मत करो, ठीक है। किसी चीज को प्रीएम्प्ट करने से मुराद ये होता है कि उसके होने से पहले आप उसको रोक दें। तो आयो में तो आपने कोई काम किया था जिसके नतीजे में आप रोके गए थे, प्रीएम्पशन में आपने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आप अभी ब्लॉक होने हो, लेकिन वो आपको खुद रोक देता है कि तुम वापस इस तरह करो, रेडी स्टेट में जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हारी बारी दोबारा आएगी। वो बिल्कुल तैयार है अभी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो प्रोग्राम रन करते हैं ब्राउज़र वगैरह, तो वो जाते हैं लोडिंग हो जाती है, वो कहते हैं अनरिस्पॉन्सिव। जी 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 वो ऑपरेटिंग सिस्टम को करता है कि इसको जी 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 जी, वो थोड़ी देर में आ रही है, वो बात थोड़ी देर में आ रही है, यहाँ तक सही है, उसे रेडी स्टेट में भेजता क्यों है? क्योंकि किसी और को भी बारी देनी है, ठीक है। 4 प्रोसेसेस हैं और ये बंदा तो आयो नहीं कर रहा, अगर आयो करे तो हम इसको रोक देंगे, ठीक है, वो तो हमें आता है, लेकिन ये आयो कर ही नहीं रहा, ठीक है, सीपीयू पे ही लगा हुआ है। तो अगर हम इसको छोड़े, मिसाल के तौर पे इन्फिनिट लूप में फंसा हुआ है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ये जो वेवर्ड किस्म के प्रोग्राम होते हैं जो कि मिलिशियस होते हैं या गलत तरीके से लिखे गए होते हैं, इन्फिनिट लूप उसके अंदर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसको भी हैंडल करे। ऐसा नहीं है कि उस एक इन्फिनिट लूप की वजह से पूरे सारे के सारों को खराब कर दे। तो वो इन्फिनिट लूप में फंसा हुआ है, इट्स सीपीयू बाउंड, कोई आयो नहीं कर रहा ना। अगर इन्फिनिट लूप के अंदर कहीं पे आयो नहीं है तो कोई आयो वो नहीं होगा, आयो की कॉल नहीं आएगी। तो हर प्रोसेस का अपना टाइम नहीं होता, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। सो आपका टाइमर इंटरप्ट का अपना टाइम होता है कि इंटरप्ट किस वक्त आएगा। इंटरप्ट आने के बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि इस प्रोसेस को हो सकता है मैंने सिर्फ 10 टोटल सेकंड्स देने हैं, इसको मैंने 5 मिनट्स देने हैं। प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है वो बराबर, नॉट ऑल प्रोसेसेस आर क्रिएटेड इक्वल, ठीक है जी, यहाँ तक सही है, ओके। सो नाउ यू हैव योर ब्लॉक स्टेट, योर रनिंग स्टेट एंड योर रेडी स्टेट, ठीक है। और ये पूरी की पूरी चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। इसी की तफसील जो है वो थोड़ा सा आगे लिखी हुई है। तो इसको हम अब हैंडल किस तरीके से करते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज वी आर स्टडिंग द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वी हैव टू सी कि ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ज़रा जाग जाएँ, अभी तक तो अच्छे खासे सो गए होंगे ज़बरदस्त किस्म के, तो थोड़ा सा जाग जाएँ और ये देखें कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इन योर सी या C++ के अंदर अगर एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में होता है लेकिन उनकी एग्जाम्पल फिलहाल अगर आप ले लें, सी में आपके पास कोई ऐसा डाटा है जो कि हेट्रोजीनियस डाटा है और उसको आपने एक जगह पे चंक करना है, ठीक है, एक जगह पे मिला के आप उसका एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं, हेट्रोजीनियस डाटा है, तो आप उसके लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? ऐसी क्या चीज़ होती है जिसके अंदर आप हेट्रोजीनियस डाटा रख सकते हैं? क्लास रख सकते हैं, यस, लेकिन ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है उससे? सी में तो क्लास नहीं होती ना, स्ट्रक्ट में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास आपके प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। उसकी PID हो सकती है विच इज़ एन इंटीजर, उसका नाम हो सकता है, वो कहाँ से एग्जीक्यूट हुआ है, कितनी देर से रन हो रहा है, उसने आगे क्या क्या हरकतें की हैं, कौन कौन सी फाइलें ओपन की हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो ये हेट्रोजीनियस डाटा है। अगर आपने इसको किसी जगह पे रखना है तो इसके लिए हम एक स्ट्रक्ट क्रिएट करते हैं जिसको कहा जाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। सो इट्स अ ब्लॉक विच एसेंशियली मीन्स इट्स अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट, ठीक है। ये प्रोसेस के बारे में होता है और उसको कंट्रोल करने में मदद देता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या फॉर शॉर्ट PCB, ठीक है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपके प्रोसेस के से मुताल्लिक जितनी इंफॉर्मेशन होती है सारी की सारी पड़ी होती है, ठीक है।
तो ये सारी की सारी अगर मैं अभी आपको बताऊं तो आपके जहन में शायद नहीं आएगा कि कितनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं भी दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ तक बात समझ रही है जी? ये नीचे कुछ कहानी लिखी है, उसको भी मत देखें, ऐसी फजूल बात है। वैसे चलें देख लेना। प्रोसेस की आईडी होती है, मशीन की स्टेट होती है, प्रोग्राम काउंटर वगैरह हमने कहा ना कि रैम में कहीं पे डंप करेंगे, तो रैम में इस तरह उठा के तो नहीं 0 1 तो नहीं लिख सकते। रैम में हम आमतौर पर कुछ स्ट्रक्चर्स या वेरिएबल्स के अंदर चीज़ डालते हैं, तो हम इस स्ट्रक्चर के अंदर लेके आते हैं और इस स्ट्रक्चर को फिर हम अपडेट करते हैं रैम के अंदर। आपके पास ये होता है कि इसके चिल्ड्रन कौन से, इसके पेरेंट कौन से, थोड़ी देर में देखते हैं। ये कौन सी स्टेट के अंदर है, वो स्टेट हमने रखी होती है। इसका मेमोरी मैप होता है, मेमोरी इसकी कहाँ से हमने स्टार्ट की, कहाँ पे खत्म की, ये सारी बातें प्रोसेस से मुतालिक यहाँ पे होती है। ठीक है जी? अगेन ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को खुद ही ये जहन में आ जाएगी। अब आपने ये करना है कि बहुत सारे प्रोसेसेस हैं आपके पास, तो इनकी आमतौर पे पीसीबी इज अ जनरल टर्मिनोलॉजी। विंडोज़ में भी इस तरीके से होती है, लिनक्स में भी इस तरीके से होती है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी ही होता है, उसको पीसीबी ही कहा जाता है। अब लिनक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोसेसेस को हैंडल करने की, उसका तरीकाकार ये है कि आपके पास एक लिस्ट क्रिएट की जाती है विच इज गोइंग टू होल्ड ऑल दी स्ट्रक्ट्स। इट्स गोइंग टू बी अ डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक स्ट्रक्ट। ठीक है, दोबारा बोल सकते, मोटी बात नहीं है ये। डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है, डबली है दोनों तरफ, नेक्स्ट प्रीवियस के पॉइंटर है, सर्कुलर है, ठीक है। और जो आपने उसके अंदर जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू इसके अंदर क्या है, आपके पास वो स्ट्रक्ट है, ठीक है। तो एक प्रोसेस के लिए जो उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनेगा वो एक नोड में होगा, दूसरे प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनेगा वो दूसरे नोड में होगा, एंड सो ऑन। तो यू विल हैव टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 अप टू टास्क n, या यूं कह लें कि PCB1, PCB2, PCB3, PCB4 अप टू PCBn। ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब इसके ऊपर एग्जीक्यूशन अगर आपने कहना है कि भाई सारे प्रोसेस इसके ऊपर कोई काम करो, तो वो आपको करना आता है, ठीक है जी। आपको लूप चलाना आता है ना डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट के ऊपर। आप क्या करते हैं कि इनिशियल वाली से स्टार्ट करो, आगे जाते जाओ जब तक कि वापस इनिशियल पे ना पहुंच जाओ, फिर हम लूप रोक देते हैं, ठीक है। तो वो आपको आता है, आगे सिंटेक्स थोड़ा सा लिखा हुआ है, बड़ा गंदा किस्म का सिंटेक्स है, लेकिन लिनक्स का कोड जो है वो सारे का सारे गंदा कोड है, तो इस वजह से ज़्यादा इसके ऊपर टेंशन नहीं लेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए कि इट्स अ लूप ओवर द होल नोड के जितना आपका सेट है, ठीक है। जब भी आपके पास प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो वो आता है कर्नल मोड में। हमने कहा था ना प्रोटेक्टेड मोड में जंप आती है, प्रोटेक्टेड मोड में आप चल रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, काम करते 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 आपके पास ऐसी जगह आती है जहाँ पे सारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया, नाउ यू आर रेडी टू प्रेजेंट द यूजर विद सम इंटरफेस टू लॉग इन, ठीक है। तो उससे भी बहुत पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक खास प्रोसेस क्रिएट करता है विच इज द पेरेंट ऑफ ऑल प्रोसेसेस, इट्स द फर्स्ट प्रोसेस, इट्स गिवन द PID 1, ठीक है, प्रोसेस ID 1, इट्स द फर्स्ट टास्क, its ID is always 1, and in Linux it's called init from initialization, it initializes everything। यूजर स्पेस की जितनी चीजें होती हैं उन सारों को इनिशियलाइज पहले कौन करता है, init। यहां तक बात सही होगी, ओके। सो init जो है वो पहला प्रोसेस है आपके पास, फिर वो आगे अपने अंडे बच्चे सारे डालता है फिर, ठीक है। अभी दिखा देते हैं कि init जो है वो आगे और चीजों को स्टार्ट करता है, शायद अगर मेरे पास कमांड इंस्टॉल हो तो दिखा देता हूँ। इनिट जो है वो आगे फर्दर और चीज़ों को स्टार्ट करता है, वो फर्दर आखिर में जाके कोई एक ऐसा प्रोसेस आता है जो कि आपके वो GUI पे जो लॉगिन की स्क्रीन आपको नजर आती है उस प्रोसेस को स्टार्ट करता है, और वो प्रोसेस फिर आपको GUI की लॉगिन की स्क्रीन दिखाता है, ठीक है जी। तो आपके पास इनिट जो है दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑन लिनक्स। मैक में इसकी जो इक्विवेलेंट है दैट इज लॉन्च डी, ठीक है, लॉन्च डीमन। ये डी जहाँ पे भी आपको नजर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजी में इट्स फॉर डीमन। डीमन जानते हैं क्या होता है, क्या होता है? शैतान ही होता है, शैतान दोनों ज़्यादा हो गया। डीमन मुझे बताएं, उसकी डेफिनेशन मत बताएं, मुझे डीमन बताएं क्या होता है। सारे कार्टून देख देख के आए हैं यहाँ पे, बताएं क्या होता है डीमन। इवन मैं ऐसी बेचारा, मैं जरा बदनाम थोड़ा ज़्यादा हरकतें खुद गलत करते हैं, फिर कहते हैं उसने किए। डीमन कहते हैं उस चीज़ को जो कि नज़र नहीं आती, ठीक है, वेग सी डेफिनेशन, नज़र नहीं आती। तो डीमन ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजी में उस चीज़ को कहा जाता है जिसका कोई UI नहीं होता, यूजर इंटरफेस नहीं होता जिसका, विच मीन्स यू डू नॉट हैव अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड यू डू नॉट हैव अ टर्मिनल। आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, यूजर इंटरेक्ट उसके साथ नहीं कर सकते, तो डीमन कहा जाता है। वो कर सकता है इंटरेक्ट, लेकिन उसका अपना तरीका होता है, इसको कहा जाता है डीमन। तो जरा अगर आप इसको टेक्निकल उसमें कहेंगे तो आप ये कहेंगे कि जो चीज़ बैकग्राउंड में रन हो रही होती है आपको नजर नहीं आती। फोरग्राउंड इज योर स्क्रीन एंड बैकग्राउंड इज एनीथिंग जो कि पीछे रन हो रही है, ठीक है। तो इनको कहा जाता है डीमंस। बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, आपके पास जितनी भी सर्विसेज रन हो रही होती हैं, एंड्रॉइड के अंदर भी, iOS के अंदर भी, लिनक्स के अंदर भी, विंडोज़ के अंदर भी, विंडोज़ वाले उसको सर्विस कहते हैं, बाकी सारी दुनिया को डीमंस कहती है, ठीक है जी। तो डीमन जो है, तो लॉन्च डी, लॉन्चिंग का डीमन, चीज़ों को लॉन्च करने के लिए जो डीमन होता है उसको लॉन्च डी कहा जाता है, ठीक हो गया जी, ओके। सो आपके पास प्रोसेसेस जो हैं दोज आर डिफाइंड इन टास्क अंडरस्कोर स्ट्रक्ट नामी स्ट्रक्ट के अंदर, ठीक है। अगेन आई डोंट नो हु नेम्ड दिस, इसको टास्क नहीं कहते, इसको टास्क स्ट्रक्ट कहते हैं,
और पीछे स्ट्रक्ट तो इसलिए लिखा है क्योंकि स्ट्रक्ट की डेफिनेशन इस तरीके से करते हैं। स्ट्रक्ट बनाना आता है, याद है? स्ट्रक्ट आगे स्ट्रक्ट का नाम, तो स्ट्रक्ट का नाम है टास्क स्ट्रक्ट, ठीक है? इसका नाम पीसीबी नहीं है फॉर सम रीजन, इसका नाम टास्क स्ट्रक्ट है, ठीक है? सो ये दिस इज डिफाइंड इन दिस फाइल, थोड़ी देर में आते हैं इसकी तरफ। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट की, दैट इज़ इन linux/list.h, जिसको बहुत शौक है ना कि मैंने डाटा स्ट्रक्चर बड़ी, मैंने ये करना और मैंने वो करना है, मैं डाटा स्ट्रक्चर में तबाही डाल दूँ और ये कर दूँ, तो ज़रा जाएँ और ये फाइल खोल के देखें और इसको समझें कि लिस्ट इंप्लीमेंट किस तरीके से की गई है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ अ लिस्ट, लिंक लिस्ट एनीबडी हैज़ एवर सीन, ठीक है? एंड इट हैज़ हॉरेबल कोड, लेकिन इतनी ज़्यादा ये एफिशिएंट है कि इट वर्क्स। आप लोग समझ सकते हैं ना कि हमने कहा ना कॉन्टेक्स्ट स्विचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हर कॉन्टेक्स्ट स्विच में आपने जाके इस स्ट्रक्ट को रीड करना है, यू नीड टू मेक इट एक्सट्रीमली एफिशिएंट। तो ये इंप्लीमेंटेशन जो है दिस इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट। अगर आप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में काम करना चाहते हैं तो लिंक लिस्ट कभी खुद इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हमेशा ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी? एनीवे, सो ये वैसे बीच में बात आ गई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि जाके देख रहे हो अपने सर में दर्द कर रहे हैं। एक टाइम पे मैं ये असाइनमेंट में दिया करता था, फिर पता चला उससे कोई फायदा नहीं होता। सो दिस इज योर लिंक लिस्ट। सो नाउ वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ एन असाइड। और नहीं, ये इम्प्लीमेंट हो गई इम्प्लीमेंट, राइट? सो द लिनक्स कर्नल, मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, आई थिंक बैच 9 वाले थे कि बैच 8 वाले थे, इस तरह के, मतलब पुराने ज़माने की बात है, आप लोग उस वक्त पता नहीं क्या कर रहे थे, ठीक है? पंगुड़े में कहीं पे सोए पड़े होंगे। तो हाँ, राइट राइट। सो आपके पास क्या मैं कह रहा हूँ, हाँ, तो उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने लिनक्स कर्नल बताया, तो बेचारों ने बर्दाश्त कर लिया। और बाद में हमारे वो स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स थे, बड़े अच्छे स्टूडेंट्स थे, तो हजम कर गए, बस बर्दाश्त कर गए, ठीक है? तो अल्लाह खैर करे आप लोग भी, लेकिन बार वो बर्दाश्त कर गए। तो जब वो स्टूडेंट था, हमारा बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, आजकल तो खुद कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में पंजाब साइड पे, उसने मुझे एक बात की थी, मुझे अभी तक याद है, मुझे बड़ी हैरत हुई थी उसके ऊपर जब उसने मुझे कही, तो लेकिन आई रियलाइज़ की क्या चीज़ थी। तो उसने मुझे कहा, जब वो ग्रेजुएट हो गए थे, बाद में आया था मुझसे मिलने, तो मुझे कहता है कि आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पढ़ाया था, उस टाइम पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में के कोर्स में ये अंदाज़ा हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कोई सोर्स कोड होता है, मतलब वो भी किसी कोड से लिखा जाता है, वरना हमारे जहन में था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बस होता है, ठीक है? वो विंडोज़ है, बस वो विंडोज़ तो होता है, विंडोज़ का सोर्स कहाँ से आ गया, ठीक है? तो मुझे वो चीज़ अजीब इस सेंस में लगी कि ऐसा उसके जहन में आया क्यों, लेकिन बाद में मैंने ज़रा उसके ऊपर सोचा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि व्हेन यू आर वर्किंग विद विंडोज़ यू विल नेवर सी अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, ठीक है? आपको कभी भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है? अगेन, जिस मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज़ के साथ मुझे क्यों इख्तिलाफ है, यू विल नेवर सी हाउ विंडोज़ इम्प्लीमेंट्स दिस पीसीबी। अगर आप उसको देखेंगे नहीं तो आपको ये नहीं समझ आएगी कि इसको मैं ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से कर सकता हूँ। इफ़ यू नो द इंटरनल्स ऑफ समथिंग तो यू डोंट हैव टू नो देम, बट इफ़ यू डू नो देम तो यू कैन वर्क विद देम, आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल करें, ठीक है जी? तो उस वजह से मैं ये चीज़ यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। वो ये है कि आप लोगों ने करना ये है, इंशाल्लाह हम जाके लैब में भी थोड़ा सा ये देखेंगे कि लिनक्स का जो अपना कर्नल है, ठीक है? अब कर्नल आप लोगों को पता है क्या चीज़ होती है, इट्स नॉट द होल ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स द एसेंशियल्स, ठीक है? वो जो दरमियान में बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें हैं। तो लिनक्स का कर्नल जो है यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री ऑफ kernel.org, ठीक है? और भी बहुत सारी जगहों से मिलता है, डाउनलोड करने के बहुत सारे तरीके हैं, दिस इज द सिंपलेस्ट दैट आई कुड थिंक ऑफ। तो यू गो टू kernel.org, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। और आजकल कर्नल का जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन चल रहा है दैट इज़ 5.4.15, ठीक है जी? मैंने जब शुरू किया था ये काम करना लिनक्स के कर्नल के ऊपर तो दैट वाज 2.4, ठीक है? 2.4 था और 2.6 था। तो जब मैंने काम करना शुरू किया था उस वक्त मैं आप लोगों की तरह एक जवान जान एनर्जेटिक बंदा था, ठीक है? और जब मैंने लिनक्स के कर्नल के ऊपर काम करना छोड़ दिया तो उस वक्त मेरे बाल सफ़ेद हो चुके थे, काफ़ी पुरानी बात है। उस वक्त तक 2.6 ही चल रहा था, तो लिनक्स का कर्नल 2.6 ही है, बहुत अरसे तक रहा है, ठीक है? इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप जब कहीं किताबें वगैरह देखेंगे या आप कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा लिनक्स का कर्नल 2.6, तो ये मत समझें कि दैट इज़ वेरी ओल्ड। जो 2.6 का आर्किटेक्चर था 5.4 तक वही है। लिनक्स जो है, जो क्रिएटर और लीड डेवलपर रहा है, बल्कि अभी लिनक्स का है, सब मैंने पाइथन का जो बड़ा है, अब तो नहीं है वो, गुइडो वॉन रॉसम, उसके बारे में मैंने अक्सर ये बात कही है कि बहुत सख्त ढीठ है, कोई बात नहीं मानता, ठीक है? उसको इंग्लिश में वो कहते हैं ऑब्नॉक्शस,
ठीक है। तो उर्दू में इसका आई डोंट नो क्या ट्रांसलेशन होगी, लेकिन सख्त मनहूस अगर आप इसकी ट्रांसलेशन करें तो अच्छी आएगी। कोई बात नहीं माननी, जो बंदा बात करे उसको बेइज्जत करना है और इस किस्म की हरकतें, ठीक है। तो ये दोनों एक ही किस्म की मखलूक है। तो लिनक्स का जो क्रिएटर है लिनस टॉर्वल्ड्स, वो ये बात मानने पे तैयार ही नहीं था कि इस वर्जन को 2.6 से आगे चेंज करो। वर्जन निकली आ रहे हैं, चेंजेस हुई जा रही हैं, और 2.6 से वो वर्जन नहीं हिलता था। तो बहुत अरसे तक 2.6 के ऊपर वो अड़ा हुआ था। फिर जब 2.6 से 3 किया तो फिर उसके बाद फिर वर्जन के तेज़ी से आगे गए, ठीक है। लेकिन द आर्किटेक्चर, अंडरलाइंग आर्किटेक्चर इज स्टिल द सेम, ठीक है। तो वर्जन 2.6 की अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, यू कैन यूज़ दैट। इस वजह से बता रहा हूँ। 5.4 देखे ये ना समझें कि दैट इज़ वेरी ओल्ड, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पहली बड़ी मुश्किल से मिलेगी और अक्सर 2.6 की मिलेगी। तो जो लोग इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, अगर आगे जाके रिसर्च वगैरह में या अगर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में स्पेशली काम करेंगे, तो यू विल हैव टू ओपन द लिनक्स कर्नल, तो यू कैन यूज 2.6 की डॉक्यूमेंटेशन। सो एनीवे, यू गो ओवर देयर और ये इतने बड़ा सारा जो येलो बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है जी। सो दिस इज द होल सोर्स कोड ऑफ द कर्नल। नाउ यू हैव टू कंपाइल इट एंड देन यू कैन एक्चुअली यूज इट इन योर ओन मशीन, ठीक है। लेकिन वो फिलहाल हम नहीं कर रहे, वो थोड़ी देर बाद जाके करेंगे। अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यू डाउनलोड इट, यू विल गेट अ फाइल, यू अनजिप इट, .xz की फाइल आपको मिलेगी। सो यू अनजिप इट विद unxz, ठीक है। अगर नहीं इंस्टॉल तो आप चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, बट आई थिंक ये पहले से इंस्टॉल होती है। और जो भी फाइल का नाम आपने जो डाउनलोड किया है, ये टर्मिनल में जाके करेंगे। टर्मिनल देख लिया लैब में जी, ठीक है, ओके। सो unxz फाइल नेम .r.xz, तो ये अनजिप हो जाएगी। अनजिप होने के बाद आप इसके ऊपर इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक है फाइल्स को कंप्रेस करना, एक है फाइल्स को एक जगह पे रखना। तो क्या किया गया, पहले फाइल्स को एक जगह पे रखा गया, उससे बन गई टार आर्काइव। टार TAR इज शॉर्ट फॉर टार आर्काइव। दूसरा टार का नहीं पता वो क्या है, ठीक है। तो TAR टार इज फॉर टार आर्काइव। आर्काइव मींस आपने सारी फाइलें एक जगह पे जमा करनी, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी लगाओ। उसके बाद फिर उसको कंप्रेस किया गया, जिप किया गया। तो जब आपने यहाँ पे किया तो पहले आपने उसको अनजिप किया और फिर आपने उसको अनआर्काइव किया, ठीक हो गया जी। तो आपके पास सारी की सारी फाइलें ओपन हो जाएंगी। नाउ व्हाट यू डू इज यू कैन ओपन एनी फाइल इन द सोर्स कोड एंड लुक एट इट। फिलहाल हम सिर्फ उसको देखना चाहते हैं। तो अभी जो ऊपर आपको फाइल बताई है, दैट यहाँ पे स्लाइड्स में लिखा हुआ है कि वो linux/sketch.h के अंदर पड़ी हुई है। तो बात थोड़ी सी कम है वहाँ पे, इंक्लूड /linux/sketch.h के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को PCB दिखाना चाह रहा हूँ कि PCB की शक्ल किस तरीके की होती है, ठीक है जी। उसको ज़रा से देखते हैं। हाँ, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है बाय द वे, राइट। और एक चीज़ और भी है, राइट, उसको बाद में देखते हैं। सो राइट, सो दिस ये चीज़ मैंने डाउनलोड की है 5.4.15। ये नज़र आ रहा है सबको जी? कोई मसला तो नहीं है? थोड़ा सा सही। सो यू कैन यूज़ एनी एडिटर यू वांट। मैं VI के अंदर ओपन कर रहा हूँ, आप इसको किसी भी एडिटर में यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो gedit एक एडिटर है आपके पास लिनक्स में, बाय डिफॉल्ट आता है। विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर सकते हैं, सबलाइम तो नहीं है खैर, आई थिंक एटम है, वॉट एवर, ठीक है। किसी भी एडिटर में इसको ओपन कर सकते हैं। सो इफ़ यू ओपन इट यू विल सी कि दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 2000 लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। स्केजुलिंग, ये sketch.h, sketch इज शॉर्ट फॉर स्केजुलिंग। तो स्केजुलिंग से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। दिस इज .h फाइल, जिसका मतलब है कि ये हेडर फाइल है, ठीक है। सो दीज आर जस्ट द डेफिनेशंस, लॉजिक नहीं है, जस्ट द डेफिनेशंस आर अप्रॉक्सीमेटली 2000 लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। तो आपको स्केल का अंदाजा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स कोड है वो कितना बड़ा है और कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है जी। सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू फाइंड, ये सारे इंक्लूड हैं यहाँ पे आपके पास, किस्सा कहानी वगैरह वगैरह वगैरह, स्ट्रक्ट बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू फाइंड कि वो टास्क स्ट्रक्चर किधर है, ठीक है। तो अगेन यू कैन डू Ctrl+F, वट एवर एडिटर यू आर यूजिंग, यू जस्ट लुक फॉर टास्क स्ट्रक्ट। सो यू विल सी दैट दिस इज ऑन लाइन 624। मैं यहाँ से वैसे लाइन नंबर देख रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज लाइन नंबर एंड दिस इज कॉलम नंबर। तो 624 लाइन के ऊपर ये टास्क स्ट्रक्चर जो है ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। दिस इज योर PCB, दिस इज व्हाट द PCB लुक्स लाइक। एक दो चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं, स्टेट, ठीक है, जो हम कह रहे हैं ना कौन सी स्टेट। तो दिस इज वॉलेटाइल को तो छोड़ दें, दिस इज अ लॉन्ग वेरिएबल जो कि अनरनेबल, रनेबल और स्टॉप और वगैरह वगैरह, इसके अंदर आप स्टेट की कोई वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो ईच स्टेट इज गोइंग टू हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर। रेडी, रनिंग और ब्लॉक जो हमने देखी है ना, तो यहाँ पे लिखी जाती है कि ये कहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा एक जगह पे भी होती है, उसको भी देखेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल CPUs हैं तो यू कैन रन इट ऑन, ये कौन से CPU के ऊपर रन हो रहा है, क्योंकि आमतौर पे आप चाहते ही हैं, हर CPU का अपना कैशे होता है, ठीक है। तो आप चाहते ही हैं कि अगर ये प्रोसेस थोड़ी देर पहले इस CPU के ऊपर रन हो रहा था, तो जब हमने इसको ब्लॉक किया तो वापस लाएं तो इसी CPU के ऊपर वापस लाएं। बात समझ आइए, ठीक है। ये इस वजह से आप इसके अंदर रखते हैं कि कौन सी CPU के ऊपर ये रन हो रहा था। अगेन दिस इज आर्किटेक्चर की बहस यहाँ पे हम नहीं कर रहे। अगेन ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक नज़र दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं।
यस, लेकिन स्केड्यूलर को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी. व्हाट इफ द स्केड्यूलर डिसाइड्स कि मैंने इसको इसी सीपीयू पे लेके जाना है, देन यू नीड दैट इन्फॉर्मेशन कि कौन से सीपीयू पे था, वो स्ट्रक्ट में रखी जाती है. दो अलग अलग बातें. एक लॉजिक है शेड्यूलिंग की, किस जगह पे किस को शेड्यूल करना है. दूसरा ये कि उस काम के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कहाँ से की, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आएगी. हो सकता है आप फिर इस बात को इग्नोर कर दें. ठीक है, आपकी लॉजिक में ऐसा ही ना हो. ये तो हो गया कमेंट आउट है. कौन कमेंट आउट है? नहीं, कोई चीज़ कमेंट आउट नहीं है. ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कमेंट और यहाँ पे खत्म हो रहा है. लिनक्स कर्नल के अंदर स्लैश के जरिए से कमेंट्स नहीं किए जाते, हमेशा /* के जरिए से कमेंट्स किए जाते हैं फॉर हिस्टोरिकल रीजंस. ठीक है, तो ये /* सिंगल लाइन कमेंट भी मल्टी लाइन कमेंट की सिंटैक्स से किया जाता है. ओके, इसमें कोई मजे की चीज़ हो तो मैं आपको बता दूँ. दिस इज योर मेमोरी मैप. ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर विच होल्ड्स योर मेमोरी मैप. तो ये अपना कहीं पे इसकी अपनी तफसील होगी. ठीक है, वहाँ पे ये लिखा होगा कि मेमोरी मैप कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है. तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके पास. एग्जिट स्टेट, जब आप प्रोग्राम को एग्जिट करते हैं ना, आप लिखते हैं ना असेंबली में, आपने लिखा होगा कि, असेंबली में तो नहीं लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा, सी में लिखा होगा एग्जिट रिटर्न 1 मेन में जो आखिर में लिखते थे. ठीक है, तो वो जो 1 है ना, वो आपकी एग्जिट स्टेट के अंदर जाता है, वो यहाँ पे आती है, वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, सो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं भी फिलहाल नहीं बता रहा, बाद में फिर कहीं पे आ जाएंगे इसके पास टास्क. मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको अभी देखें कि कितना बड़ा है. अभी देखें हम किस लाइन पे है. मैं इसके मैचिंग ब्रैकेट पे जाऊँगा और फिर देखेंगे कौन सी लाइन है. 1 2 8 6. तो कमेंट्स वगैरह भी बीच में हैं, येस, बट इट्स अप्रॉक्सीमेटली 600 लाइन्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ जस्ट द पीसीबी. इतनी बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास पीसीबी के अंदर होती है. ठीक है, ये कोड दिखाने का मकसद ये है कि आपको ये अंदाजा हो कि हम स्लाइड के अंदर जब कहते हैं ना पीसीबी, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पे 10 चीज़ें लिखी होती हैं. वो 10 चीज़ें नहीं है, 600 लाइन्स ऑफ कोड है. तो कुछ भी ना हो तो इट हैज़ एटलीस्ट 300 to 400 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसके ऊपर डिसाइड किया जाता है कि ये प्रोसेस क्या है, कैसा है, कब है, क्यों है और क्या करें इसके साथ. ठीक है, बात समझ आएगी. सो दिस इज़ योर पीसीबी. इसके अलावा आप और चीज़ें भी देख सकते हैं. मिसाल के तौर पर ऊपर जो हमने यहाँ पर बात की है, vi include linux list.h. ठीक है, तो ये आपकी लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन है. इसके अंदर आप जाके देख सकते हैं. ये मैक्रोज हैं. अगर मैक्रोज बाय द वे याद नहीं है किसी को तो खैर है, ऐसी कोई बात नहीं, जब होगा रिवाइज करा देंगे. तो खैर राइट, यहाँ तक सही हो गया. ठीक है, एक लास्ट चीज़ बता दूं. मिसाल के तौर पे आप ये कहना चाहते हैं कि भाई टास्क ट्रक किधर है, अगर आपको नहीं पता कि किधर है. यहाँ तो स्लाइड्स पे लिखा हुआ था ना, अगर आपने टास्क ट्रक ढूंढना है और नहीं पता आपको कि किधर है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गलत ना बोलूँ यहाँ पे. यू कैन से grep -r, विच मीन्स grep इज एसेंशियली योर फाइंड कमांड. ठीक है, एसेंशियली, बाकी तफसील में मैं नहीं जा रहा. grep इज योर फाइंड, लैब में करवाएंगे आप लोगों को. इट्स योर फाइंड कमांड. आप कह रहे हैं फाइंड करो रिकर्सिवली, यानी कि रिकर्सिवली एक डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर. ठीक है, सारी डायरेक्टरी के अंदर सर्च करो, पूरे नीचे उसके अंदर. किस बात पे सर्च करो? लेट्स से स्ट्रक्ट टास्क, स्ट्रक्ट के ऊपर सर्च करो. दिस इज केस सेंसिटिव. ठीक है, और किस डायरेक्टरी से स्टार्ट करो? करंट डायरेक्टरी से. ठीक है, व्हेन यू डू दैट इट्स गोइंग टू गो एंड फाइंड ऑल द थिंग्स जिसके अंदर टास्क ट्रक लिखा हुआ है. ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि टास्क ट्रक बहुत ज़्यादा जगह पे लिखा हुआ है. इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि अगर यूँ करूँगा तो शायद मिल जाए, होपफुली, क्योंकि टास्क ट्रक जब डिफाइन किया जाएगा तो उसके आगे एक ब्रैकेट होगी. खुदा का खौफ करो. देयर यू गो. ठीक है जी, समझ रही बात की. अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, वहाँ पे लिखा हुआ ना, या कहीं पे भी आपको कोई कहता है कि भाई फ्ला स्ट्रक्ट है, फ्ला फंक्शन है, फ्ला कॉल है, फ्ला मैक्रो है, वॉट एवर, यू कैन यूज़ दिस टू ईजीली फाइंड के क्या चीज़ है. ठीक है, यू कैन यूज़ फाइंड इन फाइल्स. आप अपनी एडिटर के अंदर भी कर सकते हैं, बट दिस इज टिपिकली वेरी यूजफुल. ठीक है जी, सो यू कैन, इफ़ यू वांट टू फाइंड समथिंग यू कैन से grep -r, और जिस चीज़ को आपने फाइंड करना है वो स्ट्रिंग में, और डॉट जो है वो आपके पास स्टार्टिंग लोकेशन है. सर ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा है? नहीं, एक सेकेंड. इट्स अ कमांड लाइन यूटिलिटी. grep इज अ कमांड लाइन यूटिलिटी जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर से कोई ताल्लुक नहीं है. इट्स जस्ट यूटिलिटी दैट वी आर यूजिंग. जिस तरह ls है आपके पास, ls शोज यू द डायरेक्टरी लिस्टिंग. इट्स अ यूटिलिटी, इट्स अ स्मॉल प्रोग्राम. यूटिलिटी इज अ स्मॉल प्रोग्राम. ठीक है, तो grep इज अ स्मॉल प्रोग्राम, हाइपोथेटिकल. सही है जी यहाँ तक? ओके, सो एक आध बात करते हैं, फिर उसके बाद मैं रुक रहा हूँ, मैं आगे देख लूँ. सो एसेंशियली आपके पास ये आइट्रेशन किस तरीके से की जाती है, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड इट. लेकिन ये आपके पास एक फॉर लूप है जिसके अंदर ये इनिशियलाइजेशन है. पी के अंदर आप रख देते हैं इनिशियल टास्क, द एड्रेस ऑफ द इनिशियल टास्क. ठीक है, जो भी आपके पास इनिट टास्क इज
वो इनिट का जो टास्क है आपके पास वो होता है। फिर आप क्या करते हैं, इसको आगे चलाते हैं, ठीक है, लूप को आगे चलाते हैं और तब तक चलते रहते हैं जब तक कि आप वापस इनिशियल टास्क के ऊपर नहीं पहुंच जाते, ठीक है। सो इट्स अ सिंपल लूप, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो कि ज़रूरी इस सेंस में, अगर आप लिनक्स की करंट डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड करंट। सो वेन एवर यू राइट करंट, इट्स अ मैक्रो, इफ यू डोंट रिमेंबर व्हाट दैट इज, दैट्स फाइन, लेकिन इट्स अ मैक्रो जो कि आपको रिटर्न करता है द एड्रेस ऑफ द करंट रनिंग प्रोसेस, ठीक है। जब भी आपके कोड के अंदर कहीं पे करंट लिखा होगा और वो एग्जीक्यूट होगा तो वो आपके करंट रनिंग प्रोसेस का मेमोरी के अंदर जो एड्रेस है वो आपको रिटर्न करता है। तो उसके जरिए से आप फिर फर्दर काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कहना ना कि मैं कौन सी किस प्रायोरिटी पे रन हो रहा हूँ वगैरह वगैरह इस किस्म की चीज़ें, तो वो आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे मैं नहीं जा रहा अभी फिलहाल, आगे फिर बाद में बात करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को यूटिलिटी थोड़ी सी और बता दूँ। सो अगर आप लोगों ने यूटिलिटी अभी तक नहीं देखी तो देख लें। इफ़ यू डू टॉप तो यू कैन सी द प्रोग्राम्स दैट आर रनिंग, ठीक है। तो ये वो प्रोसेसेस हैं जो कि रन हो रहे हैं। टॉप इसलिए क्योंकि ये सॉर्ट करता है, ठीक है, आपके लिए। तो टॉप CPU यूटिलाइजेशन, टॉप रैम यूटिलाइजेशन वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ स्टेटिस्टिक्स ओवर हियर। 5 टास्क रन हो रहे हैं। टास्क और प्रोसेस का जो लफ्ज़ हैं वो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जाते हैं। एक रनिंग है, 4 स्लीपिंग है, स्टॉप्ड हैं, ठीक है। ज़ॉम्बी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे ज़ॉम्बी क्या चीज़ होती है। CPU यूटिलाइजेशन वगैरह वगैरह जो आपके पास विंडोज़ में भी टास्क मैनेजर होता है। सो दिस इज कॉल्ड टॉप ओवर हियर, ठीक है। क्यू करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा वरना इसमें फंस जाएंगे कंट्रोल C मारते मारते। यू कैन से PS विच इज़, जिस तरह LS है डायरेक्टरी लिस्टिंग, इस तरह PS है प्रोसेस की लिस्टिंग, ठीक है। एंड इफ़ यू से PS तो ये आपको कहेगा कि ये 2 चीज़ें रन हो रही हैं। तो ये आपको करंट टर्मिनल के अंदर जो चीज़ें रन हो रही हैं वो बता रहा है। तो आपके पास बैश रन हो रहा है विच इज़ योर शेल, और PS खुद रन हो रहा था जिस टाइम पे PS ने कहा कि कौन कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें रन हो रही थी। ये बात समझ आइए। करंट टर्मिनल में बैश खुद है, और जब आपने PS रन करके PS को कहा कि देखो कौन कौन रन हो रहा है, तो PS खुद भी रन हो रहा था। इस वजह से वो आपको नजर आ गया। अगर आप कहते हैं नहीं जी सारे सिस्टम का मुझे दिखाओ, तो आप कहते हैं PS AUX, ठीक है। ये मुझसे मत पूछें कि AUX से क्या बनता है, मुझे याद नहीं है। हम सारी उम्र से लिखते हैं PS AUX, तो बस इसी तरह लिखते हैं, ठीक है। यू कैन सर्च किए क्या होता है, आपको लैब में करवाएंगे भी। यू कैन से PS AUX, तो यू विल गेट ए लिस्टिंग ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। आपके पास एक बैश रन हो रहा है, दूसरा बैच भी रन हो रहा है, तीसरा बैच भी है, चौथा बैच भी है, क्योंकि यहाँ पे एक और टर्मिनल भी खुला हुआ है, ठीक है। हो सकता है और टर्मिनल भी खुले हो। तो बहुत सारे बैच रन हो रहे हैं और एक PS ऑक्स मैंने अभी यहाँ पे रन किया, ठीक है जी। यू कैन से PS3 इंस्टॉल्ड है, नहीं इंस्टॉल, चलिए वो फिर जब इंस्टॉल कर दिया तो फिर मैं आपको बता दूंगा। सो इफ़ यू हैव लिनक्स इंस्टॉल्ड यू कैन इशू द PS3 कमांड। तो आपको सारे प्रोसेसेस की हायरार्की बताएगा कि पहले कौन सा प्रोसेस था, उसने क्या स्टार्ट किया, उसने क्या स्टार्ट किया, उसने क्या स्टार्ट किया, उसने क्या स्टार्ट किया। तो उसके टॉप पे बिल्कुल आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जाके नजर आएगा इनिट, ठीक है। तो लैब्स वगैरह में आप लोग करके उसको फिर देख लें, ठीक है। PS3 की कमांड है। यहाँ तक सही है जी? कोई सवाल है तो पूछे। आज हम क्या कर रहे थे वैसे बाय द वे? प्रोसेस के स्ट्रक्चर को, प्रोसेस को किस तरह मैनेज करना है, उनकी कुछ बुनियादी चीज़ें भी हमने देखी हैं। आगे इसको थोड़ा सा तफसील से देखेंगे।